हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी द क्लासिकल शर्लॉक होम्स सीरीज के 7 स्पेशल एपिसोड्स को। दोस्तों, इस सीरीज के हर एपिसोड की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बस हर एपिसोड में सिर्फ एक बात कॉमन मिलेगी और वो ये कि शर्लॉक होम्स एक जीनियस डिटेक्टिव हैं जो जरूरत पड़ने पर अपने असिस्टेंट डॉक्टर वॉटसन की मदद लेती हैं और ये दोनों साथ मिलकर कई सारे अजीब और मुश्किल केसेस को चुटकियों में सुलझाती हैं। तो हमारे पहले एपिसोड का नाम है द ग्रीक इंटरप्रेटर। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वॉटसन की नरेशन सुनती हैं, जिसमें वो बताता है कि शर्लॉक ने इस केस से पहले उससे कभी भी अपने परिवार या सिबलिंग्स के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था और इसी वजह से वॉटसन को लगने लगा था कि शर्लॉक का कोई रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं है। तभी एक सुबह शर्लॉक वॉटसन से कहती हैं, मेरे अंदर देखने और अनुमान लगाने की कला मेरी ग्रैंडमा से आई होंगी। खून में अगर कला हो तो वो अजीबोगरीब तरह से सामने आ ही जाती हैं। मिसाल के तौर पर तुम मेरे बड़े भाई माइक्रॉफ्ट को ही ले लो। वॉटसन हैरान होकर कहता है, क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? शर्लॉक कहता है, वह जरूर है और वह तर्क और अनुमान लगाने में मुझसे भी कई आगे हैं। लेकिन वॉटसन को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर शर्लॉक की तरह तेज दिमाग वाला कोई दूसरा आदमी लंदन शहर में मौजूद है तो फिर वो भी शर्लॉक की तरह फेमस क्यों नहीं है? शर्लॉक कहता है, माइक्रॉफ्ट फेमस है लेकिन अपने लोगों में उनका एक क्लब है, द डायोजनीज क्लब। वह उस क्लब के मुख्य मेंबर्स में से एक है। खैर, उन्होंने मुझे आज ही उनके डायोजनीज क्लब में एक खास तरह के केस को सॉल्व करने के लिए बुलाया है और मेरा ख्याल है कि तुम भी उनसे मिलना चाहोगे। वॉटसन एक्साइटेड होकर कहता है, जरूर मिलना चाहूंगा। आगे डायोजनीज क्लब पहुंचते वक्त वॉटसन पूछता है कि माइक्रॉफ्ट शर्लॉक की तरह अपने ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल गुनहगारों को पकड़ने में क्यों नहीं करते। शर्लॉक बताता है, अगर जासूसी की कला सिर्फ कुर्सी में बैठकर शुरू हुई और कुर्सी में ही खत्म हो गई तो मेरा भाई माइक्रॉफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा जासूस होता। लेकिन माइक्रॉफ्ट के अंदर किसी भी तरह का जुनून या जोश नहीं है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। वॉटसन कहता है, फिर वे काम क्या करती हैं? शर्लॉक बताता है, वह गवर्नमेंट ऑफिस के लिए बुक ऑडिट करती हैं। ऐसा कहकर शर्लॉक वॉटसन के साथ डायोजनीज क्लब के अंदर पहुंचता है। यहाँ शर्लॉक वॉटसन को बताता है, ये क्लब शर्मीले और अकेलापन पसंद करने वाले लोगों के लिए है। इसमें कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, इसलिए तुम भी शांत रहना। इसे सुन वॉटसन क्लब के अंदर बढ़ता है और यहाँ वॉटसन को देखने मिलता है कि क्लब का कोई भी सदस्य एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता था और सभी इस तरह से शांत थे जैसे सबके सब गूंगे हों। वॉटसन बाहर आकर यही बात शर्लॉक को बताता है। तब शर्लॉक वॉटसन को हॉल से दूर एक दूसरे कमरे की ओर ले चलता है और कहता है कि हम यहाँ बात कर सकती हैं। तभी इतने में शर्लॉक का भाई माइक्रॉफ्ट, जो उसी कमरे में मौजूद था, वो शर्लॉक को अपने करीब बुलाता है और यहाँ ये दोनों खिड़की से नीचे खड़े एक आदमी के ऊपर झांककर उसके बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं, जिसे देख वॉटसन को शर्लॉक की बातों का पूरी तरह यकीन हो जाता है कि सच में शर्लॉक का भाई माइक्रॉफ्ट अंदाजा और तर्क लगाने में उससे भी ज्यादा आगे है। अब माइक्रॉफ्ट वॉटसन से इंट्रोड्यूस होकर अपने कमरे में मिस्टर मेलास को बुलाता है। दरअसल मिस्टर मेलास के एक अजीब केस के कारण ही माइक्रॉफ्ट ने शर्लॉक को इधर इनवाइट किया था। मेलास अपना नाम बताकर कहती हैं, मैं बहुत सालों से लंदन में चीफ ग्रीक इंटरप्रेटर हूँ और मेरे साथ 2 दिन पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर पुलिस यकीन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी घटना आज से पहले दूसरे किसी भी आदमी के साथ नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस अनजान आदमी का क्या हुआ जिसके चेहरे पर प्लास्टर चिपकाया गया था। चेहरे पर प्लास्टर की बात सुन शर्लॉक मेलास के केस में इंटरेस्ट दिखाता है और उन्हें उनका केस शुरुआत से बताने कहता है। तब मेलास बताती हैं, मैं एक ग्रीक सिटीजन हूँ और यहाँ लंदन आकर उन ग्रीक लोगों की मदद करके कुछ पैसे कमाता हूँ जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती। एक बार आधी रात को मेरे घर एक अनजान आदमी आया। वो आदमी मेलास को अपना नाम लैटिमर बताता है और कहता है, मैं इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। दरअसल ग्रीक से व्यापार के सिलसिले में मेरा एक दोस्त यहाँ लंदन आया है, लेकिन वो सिर्फ अपनी भाषा बोलता है और मैं अपनी भाषा, इसलिए हमें आपकी सख्त जरूरत है। तो इसे सुन मेलास जल्दी से तैयार होकर लैटिमर के साथ चल देता है। लैटिमर की बग्गी बाहर इनका इंतजार कर रही थी। बग्गी के अंदर चलते ही लैटिमर मेलास से कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर मेलास, लेकिन आप सफर के दौरान बाहर की तरफ नहीं देख सकते,
क्योंकि अगर आपने हमारे ठिकाने तक पहुंचने का रास्ता मालूम कर लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसे सुन मेलास को ये समझते देरी नहीं लगती कि लैटिमर उसे किसी ऐसे काम के लिए ले जा रहा है जो गैर कानूनी है, लेकिन लैटिमर कहता है इसके बदले आपको काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। इतने में मेलास लैटिमर के हाथ एक हथियार नोटिस करता है और लैटिमर से डरकर उसकी बात मान जाता है। प्रेजेंट टाइम में मेलास बताता है हम लगभग 2 घंटे तक सफर करते रहे और इस दौरान मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आया कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं। खैर ठीक 9:10 पर हम एक बड़ी सी मैंशन के पास पहुंचे। मैंशन के अंदर जाने पर मेलास की मुलाकात एक शरीफ से दिखने वाले खतरनाक आदमी कैनन से होती है। कैनन मेलास को धमकी देता है कि अगर मेलास ने उनका काम ठीक से नहीं किया तो हो सकता है कि वह लोग मेलास की जान ले ले। मेलास कहता है आखिर मेरा काम क्या है। कैनन बताता है आपको एक ग्रीक नौजवान से हमारे पूछे हुए कुछ सवाल करके उसके जवाब हमें इंग्लिश में बतानी है, लेकिन हाँ किसी तरह की चाल चलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा कहकर मेलास को एक कमरे में ले जाया जाता है और तभी उस कमरे में लैटिमर एक आदमी को जबरदस्ती खींच लाता है। इस आदमी के चेहरे पर बड़ा सा प्लास्टर चिपका हुआ था। इसे देख मेलास 1 सेकंड के लिए चौंक जाती है। यहाँ लैटिमर प्लास्टर वाले आदमी को एक चौक और स्लेटी देता है। वहीं लैटिमर का साथी कैनन मेलास से कहता है सबसे पहले आप इस आदमी से पूछिए क्या ये हमारे कागजात में दस्तखत करेगा या नहीं। तो इसके जवाब में वो आदमी नहीं लिख कर देता है। मेलास शर्लॉक को आगे बताता है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। बार बार लैटिमर और उसका साथी उस आदमी से किसी कागजात में दस्तखत करने को पूछते रहे और वो प्लास्टर वाला अनजान आदमी बार बार मना करता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। मैंने सारा मैटर समझने के लिए लैटिमर के सवालों के साथ साथ अपने भी सवाल जोड़ने शुरू किए। पहले छोटे सवाल ये जानने के लिए कि कहीं लैटिमर और कैनन मेरी बात तो नहीं समझ रहे, और जब मुझे लगा कि उन्हें मेरे सवालों का पता नहीं चल रहा तब मैंने उस आदमी से उसके बारे में पता करना शुरू किया और मुझे पता लगा कि वो आदमी लंदन में अजनबी है और पिछले 3 हफ्तों से उसे इसी मेंशन में कैद करके भूखा रखा जा रहा है। शर्लॉक कहता है क्या आपको उस आदमी का नाम पता चला। मेलास कहता है उसका नाम ग्रेडियस था और वो ग्रीक के एथेंस शहर का सिटीजन था। बदकिस्मती से मैं उसके बारे में बस इतना ही पता कर पाया। अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट और मिलते तो शायद मैं ये पूरा केस पता कर लेता, लेकिन उतने में वहाँ अंदर एक औरत आ गई और उस प्लास्टर वाले आदमी ने उस औरत को अपनी बहन सोफी बोलकर गले लगा लिया। लेकिन लैटिमर और कैनन ने उन दोनों को अलग करके सोफी को वापस बाहर भेज दिया। ये सब देख मेलास बिल्कुल एकदम घबरा गए थे। तभी कैनन मेलास के पास आकर उन्हें उनके पैसे देकर कहता है अब आप यहाँ से जा सकती हैं, लेकिन हाँ खबरदार अगर यहाँ हुए हादसे के बारे में आपने किसी भी बाहर वाले से जिक्र करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर ये लोग मेलास को वापस उसकी गली के पास छोड़ देती हैं और यहाँ मेलास एकदम कंफ्यूज रह जाता है। उसे ये सब किसी सपने जैसा लगने लगता है क्योंकि जहाँ वो गया था या जिससे उसने बात की थी उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता था तो सिर्फ सोफी का नाम। प्रेजेंट में इस कहानी को सुनकर शर्लॉक माइक्रॉफ्ट को नींद से जगाता है और उनसे पूछता है क्या आपने इसके बारे में कुछ किया है। माइक्रॉफ्ट कहता है वेल हमने अखबार में सूचना दी है कि अगर कोई आदमी हमें ग्रीक से आए किसी गुमशुदा नौजवान या उसकी बहन सोफी के बारे में सूचित करेगा तो उसे एक काफी बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन इस इश्तिहार को छापने के बाद भी दोनों ग्रीक सिटीजन्स की कोई खबर नहीं मिली। शर्लॉक मेलास से कहता है इस इश्तिहार की वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे मिस्टर मेलास, क्योंकि दुश्मनों को पता लग गया होगा कि ये खबर अखबार में आपने ही दी है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसे सुन मेलास शर्लॉक की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि लैटिमर मेलास का पीछा करते हुए इस डायोजनीस क्लब तक घुस आया था और उसे पता चल गया था कि मेलास ने शर्लॉक होम्स को कंसल्ट किया है। डायोजनीस क्लब से बाहर निकलते ही वॉटसन शर्लॉक से कहता है मेरे ख्याल से सोफी को लैटिमर ग्रीक से भगाकर लाया है। शर्लॉक कहता है नहीं, उल्टा सोफी अपनी मर्जी से इंग्लैंड आई थी और सोफी ने अपना कुछ वक्त इंग्लैंड में बिताया है, जिस कारण सोफी को इंग्लिश तो आती है
लेकिन उसका भाई ग्रीक भाषा के अलावा कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वो एकदम से ग्रीक से लंदन पहुंचा था। वॉटसन कहता है तो चलो मान लेते हैं कि सोफी इंग्लैंड आई और यहाँ आकर उसे लैटिमर से प्यार हो गया। तब यहाँ सोफी को लैटिमर की चुंगल से छुड़वाने उसका भाई भी इंग्लैंड पहुंचा, लेकिन तब लैटिमर और उसके साथी ने मिलकर उसके भाई को कब्जा कर लिया और अब ये दोनों मिलकर उस आदमी से किसी कागजात पर दस्तखत करवाना चाहती हैं, जिससे शायद सोफी की पूरी जायदाद उनकी हो जाए। शर्लॉक कहता है ये अंदाजा बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों मुजरिम यहीं नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वॉटसन कहता है लेकिन कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास उन तक पहुंचने का कोई लीड नहीं है। शर्लॉक कहता है एक लीड है और वो है सोफी का नाम। अगर सोफी सच में इंग्लैंड में लंबे समय तक ठहरी थी तो कोई ना कोई सोफी के बारे में हमें जरूर खबर करेगा और सोफी के जरिए ही हम दोनों मुजरिमों तक पहुंच पाएंगे। ऐसा कहकर शर्लॉक और वॉटसन अपने घर के अंदर जाती हैं। तभी इन्हें अपने कमरे से अंदर किसी की परछाई दिखती है। इसे देख शर्लॉक आहिस्ता से दरवाजा खोलता है, पर तब ये आदमी शर्लॉक का भाई माइक्रॉफ्ट था। माइक्रॉफ्ट कहता है डराने के लिए माफी चाहता हूँ, दरअसल मैं इधर तुम्हें ये बताने आया था कि मेरे दिए हुए इश्तेहार का जवाब आ गया है। इसमें किसी जे ट्रेविस नाम के आदमी ने लिखा है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सोफी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो इस वक्त रहती है मॉर्टल्स बैकिंगहम के एक बड़े से मैंशन में। अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मैं उसकी दर्द भरी कहानी आप लोगों को बताऊंगा। माइक्रॉफ्ट कहता है शर्लॉक शायद हमें इस आदमी से मिलकर सोफी की कहानी पता करनी चाहिए। शर्लॉक कहता है हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम किसी भी आदमी से मिले, पहले हमें सोफी के बैकिंगहम वाले मैंशन में जाकर उसके भाई की जान बचानी होगी। लैटिमर और उसके साथी ने उसे जरूर वहीं कैद करके रखा होगा और वह दोनों कभी भी उसके भाई की जान ले सकती हैं। वॉटसन कहता है होम्स शायद हमें रास्ते में मिस्टर मेलास को भी ले लेना चाहिए, क्या पता हमें ग्रीक इंटरप्रेटर की जरूरत पड़े। शर्लॉक कहता है बिल्कुल। ऐसा कहकर शर्लॉक अपनी गन निकालता है क्योंकि उसे पता था कि ये केस आगे और भी खतरनाक होने वाला है। दूसरी तरफ मिस्टर मेलास की लैंडलेडी मेलास को कहती है सर आपसे मिलने एक मेहमान डायोजनीस क्लब से आए हैं। इसे सुन मेलास बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये जरूर शर्लॉक होम्स होंगे, इसलिए मेलास तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है। लेकिन बाहर निकलते ही मेलास को पता चलता है कि ये वही शातिर आदमी कैनन था। कैनन मेलास पर अपनी गन तान कर उसे अपने साथ ले चलता है। उसी रात जब होम्स मेलास को पिक करने जाता है तो उसकी लैंडलेडी उन्हें बताती है कि वह तो पहले ही यहाँ से किसी दूसरे आदमी के साथ चले गए। इसे सुन शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट समझ जाते हैं कि वो आदमी जरूर मेलास का दुश्मन होगा। दूसरी तरफ मेलास लैटिमर और कैनन की गिरफ्त में था और उनके कहने पर ग्रीक नौजवान से दस्तखत करने बोल रहा था, पर हमेशा की तरह वो ग्रीक नौजवान दस्तखत नहीं करता। तब कैनन उसे धमकी देता है कि अगर उसने दस्तखत नहीं किए तो वह दोनों उसकी बहन को जान से मार डालेंगे। इसे सुन वो आदमी जबरदस्ती उन कागजातों पर दस्तखत कर देता है। दस्तखत होते ही ये दोनों मिस्टर मेलास और उस ग्रीक नौजवान को अपने साथ वहाँ से ले चलती हैं। इनके जाने के कुछ देर बाद वहाँ शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट उस मेंशन के पास पहुँचती हैं। मेंशन के अंदर जाते ही टेबल में बिखरे कागजों को देखकर शर्लॉक समझ जाता है कि उन दोनों ने सोफी के भाई से दस्तखत करवा लिए। तभी शर्लॉक को ऊपर से मिस्टर मेलास की आवाज आती है और जब शर्लॉक ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि ऊपर के कमरे में एक पॉइजनस गैस फैली हुई थी और उसी से मिस्टर मेलास और वो प्लास्टर वाला आदमी यानी सोफी का भाई दोनों बेहोश हो चुके थे। इधर डॉक्टर वॉटसन सोफी के भाई की लाश चेक करके बताता है कि ये मर चुका है और इसकी मौत गैस से नहीं बल्कि 4 घंटे पहले लैटिमर और उसके साथी की पिटाई से हो चुकी थी। लेकिन मिस्टर मेलास अभी भी जिंदा होती हैं। तभी शर्लॉक कमरे की जांच करके कहता है सोफी बगैर जोर जबरदस्ती के अपनी मर्जी से लैटिमर के साथ गई है। उसे उसके भाई को इस तरह छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। तभी वॉटसन को वहाँ से एक रेलवे स्टेशन की बुक मिलती है और इस बुक से इन दोनों को पता चलता है कि वह दोनों कातिल वापस ग्रीक जाने वाली ट्रेन में चढ़ने वाले थे। माइक्रॉफ्ट कहता है ग्रीक वाली ट्रेन बीच में एक स्टेशन में 23 मिनट के लिए रुकती है। शर्लॉक कहता है फिर तो हमें उस स्टेशन में जल्द से जल्द पहुंचना होगा। फिर हम उसी स्टेशन का सीन देखते हैं। इसी स्टेशन में वॉटसन, माइक्रॉफ्ट और शर्लॉक तीनों ग्रीक जाने वाली ट्रेन में बैठती हैं। तभी इनके कंपार्टमेंट में टीसी पहुंचता है। टीसी के आते ही शर्लॉक टीसी से पूछता है क्या हम ट्रेन के आखिरी यात्री हैं जिनकी आप टिकट चेक कर रहे हैं।
टीसी कहता है, बिल्कुल सर, मैं हमेशा ट्रेन के पहले डब्बे से शुरू करके आखिरी डब्बे पर ही खत्म करता हूँ। शर्लॉक कहता है, तब तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। 3 यात्री इसी ट्रेन में सफर कर रही हैं। उनमें से 2 नौजवान लड़के हैं, वहीं एक खूबसूरत लड़की है। उनमें से एक लड़के ने काला सा गोल मटोल चश्मा पहना होगा। टीसी कहता है, जी सर, आपने जैसा बताया उसी तरीके के यात्रियों को मैंने 2 कंपार्टमेंट में देखा है। ऐसा कहकर टीसी उन दोनों कंपार्टमेंट्स का नंबर शर्लॉक को बता देता है। तभी ये दोनों देखते हैं कि माइक्रॉफ्ट थकान की वजह से सो गया था, इसलिए ये दोनों माइक्रॉफ्ट को छोड़कर उन यात्रियों को ढूंढने लगते हैं। यहाँ टीसी ने जिस पहले डब्बे का नंबर बताया था, जिसमें 3 वैसे ही यात्री मौजूद थे, इन्हें देखते ही शर्लॉक बता देता है कि ये वो 3 नहीं है। इनमें से पहला आदमी बहुत शराब पीता है और इसका लीवर भी खराब हालत में है। ऐसा आदमी किसी को धमका भी नहीं सकता। इसका मतलब असल गुनहगार टीसी के बताए अगले डब्बे में होगा। ऐसा कहकर शर्लॉक अगले डब्बे की ओर बढ़ता है और तभी शर्लॉक को इधर ग्रेडियस की बहन में सोफी ग्रेडियस और लैटिमर मिल जाती हैं। शर्लॉक इनके सामने वाली सीट में बैठकर लैटिमर को जरा सा भी हिलने से मना करता है और अपने साथी वॉटसन को अंदर बुलाकर उससे कहता है इनका तीसरा साथी भी बहुत जल्द यहाँ वापस आएगा। तभी सीन इनके तीसरे साथी यानी कैनन पर शिफ्ट होता है। कैनन इसी ट्रेन में अकेले डिनर कर रहा था। दूसरी तरफ शर्लॉक सोफी से पूछता है, क्या आप इस गुनाह में लैटिमर की साथी हैं या फिर लैटिमर आपको जबरदस्ती बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा है? लैटिमर सोफी से कहता है, इन्हें कुछ भी मत बताना। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कौन हो, लेकिन अगर तुम दोनों ने हमें इस तरह परेशान करने की कोशिश की तो मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। शर्लॉक कहता है, जरूर बुलाइए। इसे सुन लैटिमर चुप हो जाता है। तब शर्लॉक कहता है, ओह, तो आपको पता है कि मैं कौन हूँ? खैर, अब मैं फिर से मिस सोफी से सेम सवाल वापस पूछता हूँ। सोफी कहती है, हाँ, मैं अपनी इच्छा से लैटिमर के साथ जा रही हूँ। ग्रीक पहुँचते ही मैं और लैटिमर शादी करने वाली हैं। शर्लॉक कहता है, तो मुझे नहीं लगता कि लैटिमर आपसे शादी करेगा। उल्टा मेरा ख्याल है कि लैटिमर आपको बीच रास्ते में ही मार डालेगा, क्योंकि उसने पहले ही आपकी सारी जायदाद अपने नाम करवा कर आपके भाई को मार डाला है। सोफी कहती है, क्या ग्रेडियस का मर्डर हो गया? लेकिन लैटिमर ने तो मुझसे कहा था कि उसके सर की कुछ हड्डियां टूट गई हैं और वो जैसे ही ठीक होगा हमारे साथ ग्रीक वापस आ जाएगा। लैटिमर कहता है, वो जरूर आएगा। वॉटसन कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। शर्लॉक कहता है, और उसकी लाश खुद मैंने अपनी आंखों से देखी है। इसने और इसके साथी ने मिलकर आपके भाई से जबरदस्ती दस्तखत करवाकर उसे मार डाला, लेकिन हमारे पास गवाह के तौर पर मिस्टर मेलास है। वह इस बात की कोर्ट में गवाही देंगे। इसे सुन लैटिमर समझ जाता है कि वो पकड़ा गया, इसलिए लैटिमर सोफी को पकड़कर उसे ट्रेन से फेंकने की धमकी देता है, लेकिन ट्रेन की तेज हवा के कारण लैटिमर खुद ट्रेन के दरवाजे से लटक जाता है और इधर ट्रेन से गिरने पर लैटिमर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ सीन कैनन पर शिफ्ट होता है, जिसे माइक्रॉफ्ट ने डिनर में ज्वाइन कर लिया था और माइक्रॉफ्ट ने कैनन से बात करके उससे ये कंफर्म कर लिया था कि यही आदमी लैटिमर का वो पार्टनर है जो ग्रीक जा रहा है। डिनर करने के बाद कैनन जैसे ही खड़ा होता है, वैसे ही माइक्रॉफ्ट ग्रीट करने के चक्कर में उससे गलती से टकरा जाता है और उससे सॉरी मांग कर वहाँ से जाने देता है। वहीं शर्लॉक कैनन के डब्बे में उसी के आने का इंतजार कर रहा था। कैनन शर्लॉक को देखते ही अपनी गन निकालने पड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैनन की गन माइक्रॉफ्ट के पास थी, जो उसने कैनन से टकराते वक्त उसकी जेब से चुरा ली थी। माइक्रॉफ्ट के इस काम को देख शर्लॉक माइक्रॉफ्ट से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर इसके बाद पुलिस कैनन को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वहीं मिस सोफी को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जिसके साथ शर्लॉक और वॉटसन का ये केस इधर ही खत्म होता है। हमारे दूसरे एपिसोड का नाम है द स्पैकल्ड बैंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक सुनार को देखते हैं जो किसी बच्चे का पीछा करते हुए डॉक्टर रॉयलेट की जमीन में चला आता है। डॉक्टर रॉयलेट एक काफी गुस्सैल किस्म का घमंडी आदमी था। सुनार रॉयलेट को बताता है कि उसकी तरफ का एक छोटा बच्चा उसके घोड़े की नाल चुराकर भागा है। तब रॉयलेट कहता है, ये सब मेरे मेहमान हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेहमानों पर चोरी का इल्जाम लगाने की? वो सुनार कहता है, आप मुझे उस लड़के को सौंप दीजिए, मैं अभी उसकी चोरी साबित कर दूंगा। लेकिन रॉयलेट ऐसा नहीं करने देता और सुनार को अपनी जमीन से वापस चले जाने कहता है। तो इस पर दोनों के बीच हाथापाई होती है, जिसमें रॉयलेट सुनार को पानी में फेंक देता है। इस गांव में रॉयलेट अपनी बेटी हेलेन के साथ एक ही घर में रहता था। हेलेन एक काफी अच्छी लड़की थी, लेकिन रॉयलेट उसके साथ भी सख्ती से पेश आता था और इसलिए हेलेन धीरे धीरे रॉयलेट से घबराने लगी थी।
आगे उसी रात हेलन देखती है कि उसके कमरे का एक हिस्सा काफी टूटा हुआ है। यही बात हेलन रॉयलेट को जाकर बताती है। तब रॉयलेट कहता है, तुम्हारी कमरे में मरम्मत का काम चालू है और इसलिए आज तुम अपनी बहन के कमरे में सोओगी। लेकिन हेलन इस पर मना करने लगती है क्योंकि उसी कमरे में उसकी बहन का मर्डर हुआ था। लेकिन रॉयलेट के जोर डालने पर हेलन को अपनी बहन के ही कमरे में सोने जाना पड़ता है। हेलन सोने से पहले कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। लेकिन रात को अचानक हेलन को सीटी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन हेलन रात भर घबराहट से सो नहीं पाती। अगली सुबह हम शर्लक होम्स को देखते हैं, जो अपने साथी वॉटसन को जल्दी उठने कहता है क्योंकि उनसे मिलने उनकी एक क्लाइंट आई थी। वॉटसन को हैरानगी होती है कि आखिर इतनी सुबह उनसे मिलने ऐसा कौन सा क्लाइंट आया है। दरअसल इनकी ये क्लाइंट हेलन ही थी। शर्लक मिस हडसन से हेलन के लिए कॉफी लाने कहता है क्योंकि मिस हेलन ठंड के मारे कांप रही थी। लेकिन हेलन कहती है, मैं ठंड से नहीं बल्कि खौफ से कांप रही हूँ। शर्लक कहता है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे आपका यहाँ पहुँचने का सफर कुछ अच्छा नहीं रहा। आखिर कीचड़ भरे रास्तों को बग्गी से पार करके सुबह सुबह स्टेशन पहुँचना और फिर मॉर्निंग की पहली ट्रेन पकड़कर यहाँ आना बहुत संघर्ष का काम है। इसे सुन हेलन को हैरानगी होती है कि शर्लक को उसके बारे में इतना सब कैसे पता। तो शर्लक बताता है कि उसने हेलन के हाथों के बीच उसकी रिटर्न टिकट का आधा सिरा देख लिया, जिससे पता लगा कि हेलन इधर ट्रेन से पहुंची है और हेलन की बाहिनी तरफ हल्की सी मिट्टी का ताजा निशान है। इसका मतलब हेलन किसी कीचड़ वाले रास्ते से गुजरी होंगी, वो भी किसी ऐसे व्हीकल में चढ़कर जिससे मिट्टी उनके इतने ऊपर आ पहुंची, और ऐसा एकमात्र व्हीकल सिर्फ बग्गी ही है। शर्लक के इस ऑब्जर्वेशन को देख हेलन को यकीन हो जाता है कि सिर्फ शर्लक होम्स ही उसकी इस परिस्थिति में मदद कर सकती हैं। हेलन शर्लक को बताती है, मेरा नाम हेलन है और मैं अपने सौतेले फादर अंकल रॉयलेट के साथ रहती हूँ। अंकल रॉयलेट अपनी जवानी में डॉक्टरी पढ़ाई करने इंडिया गए थे और वहीं उनकी मुलाकात मेरी मॉम मिस ग्रेंजर से हुई। मिस ग्रेंजर एक अमीर खानदान की विधवा थी, जिस कारण उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। रॉयलेट ने ग्रेंजर यानी मेरी मॉम से दूसरी शादी की और इस तरह जब मैं और मेरी बड़ी बहन जूलिया काफी कम उम्र के थे, तभी रॉयलेट हमारा सौतेला बाप बन गया और हम चारों इंडिया से वापस इंग्लैंड लौट आए। लेकिन इंग्लैंड आते ही मॉम की एक्सीडेंट में हत्या हो गई। मुझे आज तक ऐसा शक है कि वो एक्सीडेंट जानबूझकर अंकल रॉयलेट ने ही करवाया था। खैर, इस हादसे के बाद से अंकल रॉयलेट एकदम से बदल गए। उन्होंने कमरे में अकेले रहना शुरू कर दिया और उनका स्वभाव पूरी तरह बदलकर बिल्कुल किसी जानवर जैसा हो गया। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे घर के नौकर भी काम छोड़कर चले गए। अब हमारे घर में सिर्फ मैं, अंकल रॉयलेट और कुछ जिप्सीज यानी गाना बजाने वाले लोग रहती हैं, जिन्हें अंकल रॉयलेट ने घर में ऐसे ही रुकवा रखा है। लेकिन 2 साल पहले हमारे साथ मेरी बड़ी बहन जूलिया भी रहती थी, जिसे मैंने खो दिया। शर्लक कहता है, तो आप यहाँ जूलिया के सिलसिले में बात करने आई हैं? हेलन कहती है, जी हाँ। अब मूवी 2 साल पहले फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ पता चलता है कि जूलिया की एक आदमी से एंगेजमेंट हो चुकी थी और जल्दी ये दोनों शादी करने वाली थी। लेकिन मिस्टर रॉयलेट इससे काफी खुश नहीं थे। एक रात जूलिया अपनी बहन हेलन के कमरे में आती है। यहाँ ये दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। तभी हेलन नोटिस करती है कि जूलिया किसी चीज को लेकर परेशान थी। तो जूलिया बताती है कि उसे आखिरी कुछ रातों से एग्जैक्ट सुबह के 3 बजे किसी धीमी सी सीटी की आवाज सुनाई देती है। तो हेलन कहती है, शायद वो आवाज ये नाचने वाले लोग निकालते होंगे, आप इसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर हेलन जूलिया को उसके कमरे में वापस भेज देती है। लेकिन उस रात हेलन को भी किसी दुर्घटना के होने का आभास हो रहा था कि तभी हेलन को बाहर से जूलिया के चिल्लाने की आवाज आती है और जब हेलन वहां जाकर देखती है तो यहाँ जूलिया की हालत काफी खराब थी और वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। तभी जूलिया नीचे गिरकर हेलन से आखिरी शब्द कहती है, वो धब्बे वाला पट्टा। इतने में वहाँ शोर सुनकर मिस्टर रॉयलेट आ जाता है और जूलिया रॉयलेट की बाहों में ही दम तोड़ देती है। ये सारी कहानी बताने के बाद हेलन कहती है, जूलिया की मौत से मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि जूलिया हमेशा अपना कमरा बंद करके सोती थी। दरअसल हमारी जमीन के अंदर अंकल रॉयलेट ने बहुत सारे जंगली जानवर पाल रखे हैं, तो इसलिए हम खिड़की दरवाजे लॉक करके ही सोते हैं। तो ऐसे में नामुमकिन है कि कोई आदमी जूलिया के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर डाले। वॉटसन और शर्लक थ्योरी लगाती हैं कि जूलिया को सोने जाने से पहले खाने में जहर दिया गया होगा या फिर कातिल पहले ही जूलिया को मारने उसके कमरे में घात लगाकर बैठा होगा।
हेलन बताती है, डॉक्टरों ने इसकी जांच की और पाया कि जूलिया के शरीर में जहर का एक कतरा तक मौजूद नहीं था और न ही जूलिया के कमरे में किसी दूसरे आदमी के घुसने या मारपीट करने के निशान थे। तो हो ही नहीं सकता कि जूलिया के कमरे में पहले से कोई छिपा हुआ था। खैर 2 साल बीत गए और मैंने इस हादसे से उभरने की कोशिश की, लेकिन कल रात कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे अपनी बहन जूलिया के कमरे में सोना पड़ा और तभी मैंने उसके कमरे में ठीक जूलिया की तरह ही सीटी की आवाज सुनी और ऐसा एहसास हुआ कि कोई कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब मैंने लैंप जलाया तो पूरा कमरा खाली था। इस हादसे ने मुझे डरा दिया और अब मैं सीधा आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मिस्टर होम्स, मेरी भी हालत वही है जो 2 साल पहले जूलिया की थी, क्योंकि मैं भी बहुत जल्द एक लड़के से शादी करने वाली हूँ। प्लीज मुझे आने वाले खतरे से बचाएं। होम्स कहता है, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। ऐसा कहकर होम्स हेलन की कलाई में घाव का निशान देखकर कहता है, आपके अंकल बहुत सख्त मिजाज के मालूम होते हैं। हेलन बताती है, उनका गुस्सा बहुत भयानक है। शर्लॉक कहता है, मुझे अभी आपके अंकल की बहुत सारी डिटेल्स चाहिए और मैं आपके घर को एक बार देखना भी चाहता हूँ। तो जब भी मिस्टर रॉयलेट घर में ना हो मुझे बुला लीजिए। तो हेलन शर्लॉक से आज शाम को उनके घर आने का कहती है, क्योंकि उस वक्त रॉयलेट काम से बाहर जाते हैं। तभी हेलन के जाने के थोड़ी देर बाद ही इनके कमरे में मिस्टर रॉयलेट गुस्से से आ धमकता है। दरअसल रॉयलेट को हेलन के रूम से शर्लॉक होम्स से जुड़े कुछ टेलीग्राम्स मिले थे और इससे उसे समझ आ गया था कि हेलन शर्लॉक से मशवरा लेने इधर आई थी। इधर रॉयलेट शर्लॉक को धमकी देता है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो, मैं एक बहुत खतरनाक आदमी हूँ। ऐसा कहकर रॉयलेट एक मोटी सी छड़ को पूरी तरह मोड़कर वहाँ से चला जाता है। रॉयलेट के जाने के बाद शर्लॉक छड़ उठाते हुए कहता है, मुझे ये आदमी काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऐसा कहकर शर्लॉक उस मुड़े हुए छड़ को फिर से सीधा कर देता है और वॉटसन से बोलता है कि ये केस काफी खतरनाक जाएगा, इसलिए अपनी रिवॉल्वर अभी से साथ रख लो। आगे शर्लॉक और वॉटसन मिस हेलन के घर पहुंचने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। इस दौरान शर्लॉक वॉटसन को बताता है कि मैंने कोर्ट जाकर हेलन की माँ की वसीयत के बारे में पता किया तो पता चला कि हेलन की माँ ने मरने से पहले 1100 यूरोज रॉयलेट के नाम छोड़कर गई थी, लेकिन रॉयलेट की गंदी आदतों और फिजूल खर्ची की वजह से उसके पास घटकर सिर्फ 400 यूरोज ही बचे हैं। पर वसीयत के अनुसार वो बचे हुए पैसे भी रॉयलेट के नहीं बल्कि उसकी सौतेली बेटी हेलन और जूलिया के हैं, जो रॉयलेट को उनकी शादी के वक्त देने पड़ेंगे और इन्हें देते ही रॉयलेट पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। वॉटसन कहता है, मैंने भी रॉयलेट के उन स्टूडेंट से जाकर पूछा जो उसके साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रॉयलेट जवानी में और ज्यादा गुस्सैल था। उसने एक बार अपने बटलर को उसके कमरे में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और तब तक उसे छड़ी से मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इसी हत्या के इल्जाम से रॉयलेट अपनी वाइफ के साथ इंडिया छोड़कर यहाँ इंग्लैंड में बसने आया था। इसका मतलब रॉयलेट सच में एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। आगे शर्लॉक और वॉटसन हेलन के घर पहुंचते हैं। यहाँ रॉयलेट की गैर मौजूदगी में इन्हें पूरा वक्त मिलता है अपनी तहकीकात करने का। शर्लॉक देखता है कि मिस जूलिया की खिड़की इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़कर अंदर घुस पाना बस के बाहर था। आगे इसके बाद शर्लॉक कमरे के अंदर की तहकीकात करता है। इधर शर्लॉक की नजर एक बड़ी सी रस्सी पर पड़ती है। मिस हेलन बताती है कि इस रस्सी के खींचते ही एक जोर की घंटी बजती है जिसे इमरजेंसी के लिए टांगा गया था, लेकिन जब शर्लॉक इस घंटी को बजाता है तो कोई आवाज नहीं आती। इसका मतलब किलर ने इस रस्सी को पहले से ही काटा हुआ था और जूलिया का मर्डर एक सोचा समझा मर्डर था। शर्लॉक ये भी देखता है कि वो रस्सी वेंटिलेटर से जुड़ी हुई थी और ये वेंटिलेटर रॉयलेट के कमरे से गुजरता था। आगे शर्लॉक रॉयलेट के कमरे में जाकर अच्छे से छानबीन करता है और निकलते वक्त हेलन को बताता है कि मैं और वॉटसन यहीं सामने के शेड में मौजूद रहकर नजर रखेंगे। और हाँ, अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो आज रात जूलिया के कमरे में मत सोना, लेकिन हाँ, जूलिया के कमरे में जाकर उसकी खिड़की खुली छोड़कर एक लैंप जला देना। इस सिग्नल को सामने से देखते ही हम जूलिया के कमरे में दाखिल होंगे। वहीं इस दौरान आप अपने पुराने कमरे में छिपे रहना। आज रात किलर के इस मास्टर प्लान का राज खुलने वाला है। आगे रात के समय शर्लॉक और वॉटसन एक शेड में छिपे हुए हेलन के सिग्नल का वेट कर रहे थे। दूसरी ओर हेलन मिस्टर रॉयलेट के सामने ऐसा नाटक करती है कि उसे हेडेक हो रहा है और वो अपनी बहन के कमरे में सोने जा रही है।
यहाँ इसी पल का सर रॉयलेट को इंतजार था। आगे शर्लॉक को सामने से जूलिया का सिग्नल मिल जाता है और फिर शर्लॉक शेड से बाहर आकर जूलिया के कमरे के अंदर पहुंचते हैं। इधर शर्लॉक खिड़की दरवाजे बंद करके वॉटसन को सलाह देता है कि वो गलती से भी ना सोए। ऐसा कहकर शर्लॉक एक कैंडल, माचिस और छड़ी अपने पास रख लेता है। ये सब करते हुए शर्लॉक के हाथ कांप रहे थे। फिर शर्लॉक लैंप को भी बुझा देता है और इस तरह कमरे में पूरी तरह अंधेरा हो जाने के बाद शर्लॉक को अचानक कुछ एहसास होता है और वो कैंडल जलाकर डंडे से किसी अदृश्य चीज की तरफ मारने लगता है और इसके जस्ट बाद दूसरे कमरे से किसी की जोर से चीखने की आवाज आती है। अब शर्लॉक वॉटसन को बताता है कि हमारा काम हो गया। ऐसा कहकर शर्लॉक रॉयलेट के कमरे में पहुंचता है। तब यहाँ रॉयलेट के गले में एक जहरीला सांप झूल रहा था। शर्लॉक बताता है कि यही वो धब्बे वाला पट्टा है जिसके बारे में जूलिया ने हेलन को मरते वक्त बताया था। अगली सुबह शर्लॉक हेलन को पूरी कहानी रिवील करता है। तो असल में मिस्टर रॉयलेट बहुत शातिर डॉक्टर थे और इंडिया में स्टडी करते वक्त उन्हें एक खास तरह के सांप के बारे में पता चला था। उस सांप की खासियत ये थी कि उसके काटते ही इंसान झट से दम तोड़ देता है और केमिकल रिसर्च के बाद भी उस सांप का जहर आसानी से ट्रैक नहीं होता। तो मिस्टर रॉयलेट इसी सांप को इंडिया से लाकर अपने पास पालने लगे और हर रात सीटी बजाकर उस सांप को ट्रेनिंग देते थे। यही सीटी की आवाज मिस जूलिया को उनके कमरे में लगातार आती थी। फिर एक रात मिस्टर रॉयलेट ने उसी सीटी को बजाकर उस जहरीले सांप को जूलिया के कमरे में छोटे से वेंटिलेटर के थ्रू भेजा और बेचारी जूलिया को सांप ने नींद की हालत में ही काट लिया। खैर कल रात रॉयलेट ने इसी तरह से हेलन को भी मारना चाहा था, लेकिन शर्लॉक ने सांप के कमरे में घुसते ही डंडा मारकर सांप को वापस भगा दिया। फिर रॉयलेट के कमरे में वापस आकर उस भूखे और जख्मी सांप ने गुस्से में अपने मालिक को ही काट खाया और इस तरह रॉयलेट का अंत उसी के बनाए हुए गड्ढे में गिरकर हुआ। तो इस मिस्ट्री के साथ इस कहानी का अंत होता है और इसी के साथ हमारे तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है जिसका नाम है द डेविल्स फुट। एपिसोड की शुरुआत में शर्लॉक और वॉटसन हॉलिडे मनाने कॉर्निश आइलैंड जा रहे थे क्योंकि शर्लॉक के डॉक्टर ने उसे ऐसा सुझाव दिया था कि अगर शर्लॉक ऐसे ही मुश्किल केसेस में और उलझता रहा तो वो जल्द ही नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाएगा। इसलिए शर्लॉक इधर रिलैक्स करने आया था। शर्लॉक और वॉटसन इस आइलैंड के एक लॉज पर ठहरते हैं और जब वॉटसन अपना लगेज लेने जाता है तभी उसे दरवाजे के बाहर चर्च के फादर राउंडहे दिखते हैं। राउंडहे इधर शर्लॉक से मिलने आया था और राउंडहे की शक्ल बता रही थी कि वो किसी तरह की परेशानी में नहीं है, इसलिए वॉटसन राउंडहे को शर्लॉक से मिलने देता है। शर्लॉक राउंडहे को देखते ही उसका नाम और ये बता देते हैं कि राउंडहे प्रीस्ट से पहले आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। इसे सुन राउंडहे समझ नहीं पाता कि शर्लॉक को ये सब कैसे पता चला। तब शर्लॉक वॉटसन को इशारा करते हुए उसे राउंडहे के सवाल का जवाब देने कहते हैं। तो वॉटसन राउंडहे को एनालाइज करके एक काफी लंबी चौड़ी थ्योरी बताता है, लेकिन शर्लॉक कहती हैं वॉटसन तुम ज्यादा अंदर घुस गए। बात बस इतनी सी थी कि मैंने राउंडहे और उनकी शुरुआती करियर के बारे में इस मैगजीन में पहले से ही पढ़ रखा था। ऐसा कहकर शर्लॉक वॉटसन का पोपट बनाकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन फिर ये सभी सीरियस होती हैं और राउंडहे बताता है कि वो शर्लॉक और वॉटसन को सिर्फ आज दोपहर के डिनर का न्योता देने आया है ताकि उन दोनों से जान पहचान बढ़ा सके। तो इस न्योते को शर्लॉक और वॉटसन दोनों एक्सेप्ट कर लेती हैं। आगे वॉटसन शर्लॉक में कुछ बदलाव नोटिस करता है, जैसे शर्लॉक थोड़ा अकेले रहकर मेडिटेट करने लगा था और अपना ज्यादातर समय चीजों को बारीकी से जानने में लगा रहा था ताकि इसी बहाने ड्रग एडिक्शन की बुरी आदत से छुटकारा पा सके। आगे शर्लॉक बताए हुए टाइम पर फादर राउंडहे के घर पहुंचता है तो देखता है कि राउंडहे और उसके साथ बगल में एक आदमी उदास बैठे हुए थे। शर्लॉक के आते ही राउंडहे उससे विनती करता है कि वो पहले उसकी सारी बातें गौर से सुने, तो शर्लॉक इस पर मान जाती हैं। राउंडहे शर्लॉक को बताता है कि ये आदमी मेरे लॉज का किराएदार मॉर्टिमर ट्रैगनेस है और ये सारा हादसा कल रात मिस्टर मॉर्टिमर के सामने ही घटा था। मॉर्टिमर अपने दो भाई जॉर्ज, ओवेन और सिस्टर ब्रेंडा के साथ ताश खेल रहे थे। ताश खेलते हुए मॉर्टिमर का मन उब गया और वह वहां से चले गए, लेकिन आज सुबह जब मॉर्टिमर वापस लौटे तो उन्हें एक खौफनाक नजारा दिखा। उन्होंने देखा कि उनके दोनों भाई पागल हो चुकी हैं, वहीं बहन ब्रेंडा डायरेक्ट मर चुकी थी।
मॉर्टिमर रोते हुए दावा करता है कि ये काम जरूर किसी शैतान या फिर भूत का है, क्योंकि मेरे जाने से आने वक्त तक उस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल वैसे ही बंद थी और ना ही कमरे में कोई आया था। लेकिन शर्लॉक को भूत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। शर्लॉक कहता है, क्या उस घर में आप लोगों के अलावा कोई और मौजूद था? मॉर्टिमर बताता है, जी हाँ, एक थी, मिस पॉटर। वह उस घर की कुक है, लेकिन वह ताश खेलने के दौरान ही छुट्टी लेकर यहाँ से चली गई थी और तब तक मेरे भाई बहन सही सलामत थे। ऐसा कहते वक्त मॉर्टिमर को एक खास बात याद आती है और वो बताता है कि ताश खेलती वक्त मेरे बड़े भाई जॉर्ज खिड़की की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे और इसलिए मैं भी खिड़की की तरफ मुड़ा। मुझे खिड़की के उस पार कुछ हिलते हुए दिखा, लेकिन मैं ठीक से नहीं देख पाया कि वो चीज क्या थी। यहाँ केस की इस इंफॉर्मेशन को जानकर वॉटसन और शर्लॉक यहाँ से निकल जाती हैं। रास्ते में वॉटसन शर्लॉक को ट्रैगनिस परिवार का इतिहास बताता है। असल में मॉर्टिमर ट्रैगनिस और उसके तीनों भाई बहन एक लोहे की खदान में काम करते थे, लेकिन एक दिन इन्हें इस बिजनेस से जबरदस्त फायदा हुआ और ये चारों एकदम से अमीर हो गए। पर अमीर बनने के बाद भी इनके बीच पैसों के बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई नहीं हुई और चारों में इक्वली पैसों का बंटवारा हुआ। तभी इनके सामने से एक बग्गी गुजरती है और ये दोनों देखती हैं कि उस बग्गी में मॉर्टिमर के दोनों भाइयों को असाइलम ले जाया जा रहा था। आगे शर्लॉक और वॉटसन क्राइम सीन वाले घर में पहुंचते हैं। इधर इनकी तहकीकात में मदद करने के लिए मॉर्टिमर भी मौजूद रहता है। यहाँ शर्लॉक को खिड़की से कोई ऐसे निशान नहीं मिलते जिससे पता चले कि बाहर से कोई आदमी अंदर घुसा था। इसके बाद मॉर्टिमर इन्हें वो लोकेशन बताता है जहाँ उसने उस आदमी की झलक देखी थी। तो होम्स इस दूरी को नापने के चक्कर में गलती से मॉर्टिमर से टकरा जाता है और माफी मांगते हुए उसका शू साफ करने लगता है। ये चीज मॉर्टिमर को काफी अजीब लगी थी। अब शर्लॉक कमरे के अंदर की तहकीकात करने के लिए उसी कुर्सी में बैठता है जिसमें आखिरी बार जॉर्ज बैठा हुआ था। शर्लॉक का अनुमान था कि जो आदमी जॉर्ज को खिड़की से नजर आया था वो कम से कम 6 फीट का रहा होगा। तभी कमरे में राउंड एक घर की कुक मिस पॉटर को लाता है और यहाँ पॉटर के बयान के साथ हम फ्लैशबैक का वो सीन देखते हैं जिनमें ये चारों ताश खेल रहे थे और ठंड बढ़ती जा रही थी, इसलिए मिस पॉटर चिमनी की आग बढ़ा देती है। तभी मॉर्टिमर बीच में गेम छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसके सोने का वक्त हो गया था। तब मॉर्टिमर के तीनों भाई बहन उससे जिद करने लगते हैं कि मॉर्टिमर कम से कम आखिरी गेम खेल कर जाए, लेकिन मॉर्टिमर अपने रूटीन का पक्का था, इसलिए वो इनके लाख रोकने के बाद भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब मिस पॉटर दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचती है तो उन्हें देखने मिलता है कि दोनों भाई पागल हो चुके थे और ब्रेंडा मर गई थी। आगे शर्लॉक ब्रेंडा की लाश की जांच करता है तो उसे ब्रेंडा के गले में एक अजीब लॉकेट दिखाई देता है जिसका साइज मात्र एक अंगूठी के जितना था। इसके बाद शर्लॉक पहाड़ों में बैठकर वॉटसन को अब तक की सारी तहकीकात बताता है और यहाँ हमें पता चलता है कि शर्लॉक जानबूझकर मॉर्टिमर से टकराया था ताकि उसका जूता साफ करने के बहाने उसके फुटप्रिंट हथिया सके। शर्लॉक बताता है जब मॉर्टिमर बारिश की रात यानी मर्डर वाले दिन अपने लॉज लौटा था तो उसके फुटप्रिंट जमीन में ही छप गए थे। उसके फुटप्रिंट से मुझे पता चला कि वो क्राइम सीन से निकलकर उस रात डायरेक्ट अपने घर गया था और इस बीच ना ही वो वापस आया और ना ही किसी जगह रुका। वॉटसन कहता है यानी मॉर्टिमर की बात सच थी, उन तीनों की ये हालत किसी 6 फुट वाले बाहर के आदमी ने की है। लेकिन यहाँ ना जाने क्यों शर्लॉक का मन बार बार कह रहा था कि मॉर्टिमर ही अपने भाई बहनों का कातिल है और उसने उन तीनों का मर्डर उनकी जायदाद हड़पने के लिए किया था। तभी ये दोनों अपने पास फेमस डॉक्टर लायनल स्टैंड को देखती हैं। फेमस होने के कारण शर्लॉक भी लायनल को जानता था। लायनल शर्लॉक को बताता है कि जिस फैमिली के साथ ये घटना हुई है वे तीनों उसके दूर वाले कजन्स थे, इसलिए लायनल शर्लॉक से जानना चाहता था कि उन तीनों के केस की तहकीकात कहां तक बढ़ी। लेकिन शर्लॉक लायनल को घुमा फिराकर केस के बारे में एक भी डिटेल नहीं बताता, जिससे मायूस होकर लायनल वहां से जाने लगता है। तभी वॉटसन को एहसास होता है कि लायनल पूरी तरह 6 फीट का था। तभी अगले दिन राउंडी बहुत घबराहट के साथ शर्लॉक के घर पहुंचता है। असल में इधर मॉर्टिमर का भी ब्रेंडा की तरह मर्डर हो गया था, यानी जिस पर शर्लॉक का सबसे ज्यादा शक था वही खुद मारा गया और ये सारी वारदात राउंडी के किराए वाले मकान में हुई थी। तो यहाँ शर्लॉक इस मकान को अच्छे से एनालाइज करता है
और शर्लॉक की जुबान में बस एक ही सवाल था कि इस खिड़की को इधर किसने खोला। राउंडे बताता है मेड ने, क्योंकि उन्हें अंदर घुटन हो रही थी। तो इससे शर्लॉक को पूरी गुत्थी समझ आने लगती है। आगे शर्लॉक बाहर के देश से एक पार्सल अपने पास मंगवाता है। शर्लॉक इस पार्सल से एक तरह का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाला था और इधर शर्लॉक ने वॉटसन को बुला रखा था ताकि अगर शर्लॉक को एक्सपेरिमेंट में कुछ हो जाए तो वॉटसन उसे बचा ले। शर्लॉक एक्सपेरिमेंट से पहले वॉटसन को बताता है कि मॉर्टिमर और उसके सिबलिंग्स तीनों जहां मरे थे वहां का एटमॉस्फेयर बिल्कुल धुएं वाला था। जरूर किलर ने ताश खेलने से पहले कोई जहरीली चीज चिमनी में फूंक रखी थी और चिमनी के जलते ही उस जहर का धुआं चारों ओर फैल गया, जिससे तीनों भाई बहन पागल हो उठे। लेकिन ब्रेंडा धुएं के बहुत करीब थी, जिस कारण तीनों में से सिर्फ ब्रेंडा ही मारी गई। और इस बात पर भी कोई शक नहीं है कि मॉर्टिमर को भी उस धुएं से मारा गया है। ऐसा कहकर शर्लॉक एक ब्राउनिश पाउडर को लैंप के अंदर डालता है। असल में यही पाउडर वो जहर था जिससे सबकी मौत हुई थी। इसे डालते ही शर्लॉक के दिमाग में अजीब से डिस्टर्बिंग सपने आने लगते हैं और इससे शर्लॉक पागल होने लगता है। लेकिन वॉटसन सही समय पर शर्लॉक को कमरे से बाहर ले आया था, जिस कारण शर्लॉक की हालत वापस नॉर्मल हो जाती है। आगे शर्लॉक अपने कमरे में अचानक डॉक्टर लाइनल को इनवाइट करता है। लाइनल बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे थोड़ी देर में बोट पकड़कर आइलैंड से निकलना था। तब शर्लॉक बताता है हथियारा हमेशा जल्दी में ही रहता है। लाइनल कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? शर्लॉक जवाब देता है जब तुम हमसे पहली बार मिले थे और मिलते ही केस के बारे में पूछा था तो तभी से मुझे तुम पर शक हो गया था और इसीलिए मैंने तुम्हारा रास्ते भर पीछा किया। मैंने तुम्हें बहुत तेजी से अपने घर से निकलकर मॉर्टिमर के लॉज की तरफ बढ़ते देखा। रास्ते में तुमने पहाड़ी से हल्की फुल्की मिट्टी उठाई और मॉर्टिमर के घर पहुंच गए। यहाँ तुमने मिट्टी को मॉर्टिमर के कमरे में फेंका, जिससे मॉर्टिमर की नींद खुली और उसने बाहर आकर लाइनल को देखा। लाइनल कहता है मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मॉर्टिमर बताता है कि उसकी हाउसकीपर बाहर का दरवाजा बंद करके चली गई है। पर फिर भी लाइनल ने जिद की, जिसके बाद मॉर्टिमर ने खिड़की से लाइनल को अपने कमरे में दाखिल करवाया और वहां पर लाइनल ने मॉर्टिमर की जान ले ली। लेकिन इतनी परफेक्ट प्लानिंग में लाइनल अपने जूतों के प्रिंट्स मिटाना भूल गया और वही जूते लाइनल ने अभी पहने हुए हैं। इसे सुन लाइनल गुस्सा हो उठता है। तभी शर्लॉक लाइनल के सामने ब्रेंडा की रिंग रखकर बताता है ये रिंग तुमने ही ब्रेंडा को गिफ्ट की थी ना। तो इस रिंग को देख लाइनल इमोशनल होकर इन्हें सारी सच्चाई बताने राजी हो जाता है। लाइनल बताता है कि वो और ब्रेंडा आपस में प्यार करते थे। इन दोनों का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन क्योंकि लाइनल पहले से ही शादीशुदा था और एक लॉ के मुताबिक लाइनल अपनी पिछली पत्नी से डाइवोर्स लिए बगैर ब्रेंडा से शादी नहीं कर सकता था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की और काफी समय के लिए एक दूसरे से अलग हो गए ताकि किसी दिन लाइनल की वाइफ उसे डिवोर्स दे दे और लाइनल ब्रेंडा से शादी कर सके। खैर ब्रेंडा के अलावा लाइनल की दोस्ती मॉर्टिमर से भी थी। लाइनल ने आखिरी बार मॉर्टिमर को वेस्ट अफ्रीका से लाया हुआ अनोखा जहर डेविल्स फुट दिखाया था। लाइनल मॉर्टिमर को बताता है कि ये जहर इंसान के दिमाग में घुसकर उसे पागल बना सकता है और अगर इसका अधिक इस्तेमाल किया गया तो उस आदमी की मौत भी हो सकती है। लेकिन इस जहर की एक खासियत है कि इस जहर को फिलहाल मेडिकल साइंस वाले भी ट्रैक नहीं कर सकती। लाइनल आगे बताता है बस मॉर्टिमर को ये बताने की अगले ही दिन मेरे लैब से उस जहर की चोरी हो गई और आगे जब मुझे पता चला कि जॉर्ज और ओवन पागल हो गए हैं, वहीं ब्रेंडा मर चुकी है और तीनों के अंदर डेविल्स फुट के सिम्टम्स थे, तो इस खबर को सुन मैं समझ गया कि ये सब जरूर मॉर्टिमर ने किया था ताकि तीनों की जायदाद हड़प सके। बस ये जानने के बाद मैं मॉर्टिमर के घर गया। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लाइनल मॉर्टिमर के कमरे में घुसते ही अपनी जेब से डेविल्स फुट जहर निकालता है और मॉर्टिमर को जबरदस्ती पकड़कर वो जहर लैंप में डाल देता है। फिर जहर के जलते ही इसकी स्मेल से मॉर्टिमर की जान चली जाती है। वहीं लाइनल अपने चेहरे को हैंकी से कवर कर लेता है। तो लाइनल ने कुछ इस तरह से मॉर्टिमर को मारकर उससे अपनी प्रेमिका ब्रेंडा का बदला लिया था। इस कहानी को सुन शर्लॉक लाइनल से कहता है आपकी बोट कितने बजे की है?
आगे दिखाते हैं कि शर्लॉक लायनल को इस आइलैंड से जाने देता है और इस केस के बारे में शर्लॉक किसी को भी नहीं बताएगा। लायनल के जाने के बाद शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि अगर मैं भी लायनल जैसा होता और मेरी भी गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी मॉर्टिमर के साथ वही करता जो लायनल ने उसके साथ किया। ऐसा कहकर शर्लॉक वहां से चला जाता है और ये एपिसोड भी यहीं एंड होता है। हमारे नेक्स्ट और चौथे एपिसोड का टाइटल है द एबी ग्रेंज केस। एपिसोड की शुरुआत आधी रात के वक्त से होती है जब लोकल इंस्पेक्टर्स को एक रईस आदमी यूस्टिस की डेड बॉडी उसके बंगले पर पड़ी मिलती है। यूस्टिस की हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी और इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर हॉपकिंस के कंधों में थी। लेकिन क्योंकि ये केस कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव था, इसलिए हॉपकिंस ने शर्लॉक को सुबह की पहली ट्रेन से एबी ग्रेंज मेंशन में आने का टेलीग्राम भेजा होता है ताकि शर्लॉक इस केस में उसे एडवाइस दे सके। आगे शर्लॉक अपने साथी वॉटसन के साथ बग्गी से उस मेंशन की तरफ पहुंचता है और तभी इन्हें वहां रिसीव करने इंस्पेक्टर हॉपकिंस आती हैं। हॉपकिंस इन्हें बताता है कि ये केस मुझे उसी डकैत गैंग का लग रहा है। दरअसल आजकल एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके 2 जवान बेटे मिलकर शहर में चोरी और डकैती कर रहे हैं। जरूर वह तीनों इस घर के अंदर भी चोरी करने के मकसद से आए होंगे, लेकिन यूस्टिस ने उन्हें पकड़ लिया और इसी वजह से उन्होंने यूस्टिस की हत्या कर डाली। हमारे पास इस बात की गवाही देने के लिए खुद यूस्टिस की वाइफ मौजूद है। तो इसे जानते ही शर्लॉक यूस्टिस की वाइफ से तहकीकात करता है। एमिली के चेहरे पर कुछ घाव के निशान थे जो उसे उन तीनों डकैतों ने बेहोश करते वक्त दिए थे। तभी शर्लॉक एमिली के हाथ पर कुछ एक्स्ट्रा निशान नोटिस करता है। तब एमिली बताती है कि ये निशान उसे डकैतों ने नहीं बल्कि उसके खुद के हस्बैंड यूस्टिस ने दिए हैं। वैसे तो यूस्टिस एक बहुत अच्छा हस्बैंड था, लेकिन कभी कभी वो शराब के नशे में वो एमिली को थोड़ा बहुत पीट दिया करता था। इतना बताकर एमिली इन्हें अपनी मेड टेरेसा से इंट्रोड्यूस कराती है। यहाँ पता चलता है कि एमिली और मेड टेरेसा पहले ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, लेकिन जब एमिली की शादी यूस्टिस से तय हुई तब एमिली अपनी मेड के साथ इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। खैर, एमिली मर्डर वाली रात की कहानी सुनाती है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एमिली रात को सोने जाने से पहले अपने हर एक कमरे को चेक कर रही थी और ऐसा करते वक्त उसे आभास हुआ कि कोई आदमी उस पर दूर से नजर रख रहा है। इसकी परवाह किए बगैर एमिली डाइनिंग रूम की तरफ गई और यहाँ उसने पाया कि खिड़की काफी ज्यादा खुली हुई थी। इसे देखने एमिली जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही उस पर जोर का हमला हुआ। एमिली बताती है कि उस पर हमला करने वाला एक बड़ा सा आदमी था और उस आदमी के साथ उसके 2 जवान लड़के भी थे। उन तीनों ने एमिली को मारकर एक चेयर से बांध दिया। उस वक्त तक एमिली हल्की हल्की होश में आ चुकी थी। एमिली ने देखा कि उन तीनों ने उसके हस्बैंड की हत्या कर डाली थी और जाने से पहले ग्लास में वाइन पी रही थी। तभी एमिली की मेड टेरेसा बताती है कि ये सब बिल्कुल सच है। इस हादसे के थोड़ी देर बाद मैं ऊपर के कमरे से नीचे एक काम के सिलसिले से पहुंची और तब मैंने वहां मैडम एमिली को चेयर से बंधा हुआ नाजुक हालत में पाया। वहीं सर यूस्टिस को मारकर वह बेरहम हत्यारे भाग चुके थे। तो इतना जानने के बाद शर्लॉक डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ता है जहां पर यूस्टिस की डेड बॉडी अभी तक पड़ी हुई थी। शर्लॉक इस कमरे का अच्छे से मुआयना करता है, यहाँ तक कि उस रस्सी का भी जिससे एमिली को बांधा गया था। यहाँ शर्लॉक को एक बात समझ नहीं आती कि यूस्टिस की हत्या होते वक्त घर की मेड को कुछ पता कैसे नहीं चला और उन तीनों चोरों को खुद पर इतना यकीन कैसे था कि इतना सब करने के बाद भी कोई तीसरा आदमी या फिर घर के नौकर उन्हें रोकने नहीं आएगा। इसका मतलब जरूर घर का ही कोई आदमी उन तीनों चोरों के साथ मिला हुआ था और उसी ने घर की जरूरी जानकारी उन तीनों बदमाशों को बताई होगी। इतना कहकर शर्लॉक वाइन ग्लास की जांच करता है जिसमें उन्हीं डकैतों ने ड्रिंक किया था। शर्लॉक इन्हें गौर से देखकर हॉपकिंस से पूछता है, क्या मिस एमिली पूरी तरह श्योर थी कि उन्होंने साफ साफ अपनी आंखों से उन तीनों को वाइन पीते देखा था? हॉपकिंस कहता है, बिल्कुल। तो इसे सुन शर्लॉक हॉपकिंस को उन तीनों डकैतों को ढूंढ निकालने कहता है। इसके बाद ही जांच आगे बढ़ेगी। आगे शर्लॉक और वॉटसन ट्रेन से वापस शहर रवाना हो जाते हैं। ये केस वॉटसन को बिल्कुल भी नहीं जमा
क्योंकि ये पहला केस था जिसे अटेंड करने के बाद भी शर्लॉक कुछ नया पता नहीं कर पाए। तभी ट्रेन अगले स्टेशन में रुकती है और शर्लॉक वॉटसन को जगाकर उसे वापस उसी मेंशन में चलने कहता है। फिर अगली गाड़ी का इंतजार करते वक्त वॉटसन शर्लॉक से पूछता है कि अगर तुम्हारी तहकीकात पूरी नहीं हुई थी तो हम वापस क्यों जा रहे थे। शर्लॉक कहता है हॉपकिंस को धोखा देने के लिए, क्योंकि जब तक हॉपकिंस वहाँ मौजूद रहता वो शर्लॉक को उसके तरीके से तहकीकात नहीं करने देता। दरअसल शर्लॉक को शक है कि एमिली उससे झूठ बोल रही है, क्योंकि एमिली ने ये दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से तीनों बदमाशों को वाइन पीते देखा है। लेकिन जब शर्लॉक ने उन तीनों वाइन ग्लास की जांच की तो उसमें से सिर्फ 2 ग्लास में ही वाइन की स्मेल आ रही थी। तीसरा ग्लास इस हद तक साफ था जैसे उस ग्लास का इस्तेमाल सालों तक नहीं किया गया है। लेकिन मिस एमिली ने आखिर झूठ क्यों बोला, यही मेन सवाल है। और जब तक केस में एक भी सवाल छूट जाए तो इसका मतलब वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। तभी वापस जाने वाली ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाती है, जिसके बाद शर्लॉक और वॉटसन एबी ग्रेंज मेंशन में दोबारा जाती हैं। इन्हें आता देख एमिली थोड़ी सी सहम जाती है। खैर, सबसे पहले शर्लॉक और वॉटसन अपने तरीके से घर के बाहर की अच्छे से तहकीकात करते हैं और इस दौरान इन्हें एक डॉग के गले का पट्टा मिलता है जिसमें फज नाम लिखा हुआ था। इधर सेम इसी नाम से एक टूटा हुआ पेट कॉफिन भी मौजूद था। आगे शर्लॉक इस निष्कर्ष में पहुंचती हैं कि फज मिस एमिली का कुत्ता हुआ करता था, जिसे एमिली के ही हस्बैंड यूस्टेस ने शराब के नशे में धुत होकर मार डाला, क्योंकि सिर्फ यूस्टेस ही एक आदमी था जो अगर फैमिली ग्रेव से किसी के कॉफिन को उखाड़ कर फेंक देता तब भी कोई उस पर सवाल नहीं करता। अब इससे इतना तो कंफर्म हो गया है कि यूस्टेस एक बहुत घटिया किस्म का आदमी था और अक्सर वो अपनी वाइफ एमिली को भी पीटा करता था। इसके बाद शर्लॉक एमिली से दोबारा तहकीकात करता है और उससे हर एक बात पूरी सच्चाई से बताने कहता है, बगैर एक भी मिलावट के, क्योंकि इसी बेस पर शर्लॉक असली खूनी को पकड़ पाएगा। लेकिन एमिली कहती है कि वो शर्लॉक को पहले ही सब कुछ बता चुकी है, मगर शर्लॉक को पता था कि एमिली उससे कोई ना कोई जरूरी जानकारी साझा नहीं कर रही। इसीलिए शर्लॉक एमिली पर दबाव डालने लगता है, जिससे एमिली की मेड शर्लॉक पर गुस्सा होकर कहती है कि एमिली अभी तक अपने हस्बैंड की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई है और शर्लॉक उसी पर जोर डाल रहा है। तो इसे सुन शर्लॉक वहाँ से निकलकर उस मेंशन से थोड़ी दूर जाकर एक तालाब के पास रुकता है। इधर शर्लॉक नोटिस करता है कि तालाब के बीचों बीच 2 उखड़े हुए पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। इसे देख शर्लॉक उस पेड़ को तालाब से निकलवाता है और तब उस पेड़ के अंदर से वो सारी चीजें मिलती हैं जो बंगले से चोरी हुई थी। इसे जानने के बाद शर्लॉक सीधा शिपिंग कंपनी में पहुंचता है और वहां के एम्प्लॉय से शर्लॉक को पता लगता है कि एमिली और उसकी मेड ऑस्ट्रेलिया से लंदन खास तरह की शिप में ट्रैवल करके आई थी। शर्लॉक पूछता है उस शिप को चलाने वाले ऑफिसर का नाम क्या था, तो मैनेजर शर्लॉक को जैक क्रॉकर का नाम बताता है। बस इस नाम के मिलने के बाद शर्लॉक अपने घर उसी शिप के कैप्टन जैक क्रॉकर को इनवाइट करता है। जैक क्रॉकर जवान दिखने वाला काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था। जैक आते ही शर्लॉक से कहता है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मुझे पकड़ा कैसे। शर्लॉक बताता है, जिस रस्सी से एमिली चेयर में बांधी गई थी उस रस्सी में गांठ बांधने का पैटर्न सिर्फ जहाज में काम करने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो सामान मेंशन से चोरी हुए थे और फिर बाद में पानी में तैरते हुए पेड़ों के अंदर मिले थे, उन्हें इस तरह पेड़ में छिपाने का काम सिर्फ वही कर सकता था जिसे पानी की डेंसिटी, वॉल्यूम और मेजरमेंट निकालना आता हो, और ऐसा एकमात्र आदमी सिर्फ शिप का कैप्टन ही हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एमिली भी अपनी गवाही में कुछ नकली इन्फॉर्मेशन देती जा रही थी, जैसे जिस रात एमिली ने डकैत गैंग के घर में चोरी करने का दावा किया था उससे एक दिन पहले ही स्कॉटलैंड की पुलिस उस गैंग को पकड़ चुकी थी और वह तीनों जेल के अंदर थे। खैर, इससे शर्लॉक को इतना कंफर्म हो गया कि किलर उसी शिप का कैप्टन है जिस शिप से एमिली इंग्लैंड पहुंची थी। तो इसलिए शर्लॉक शिपिंग कंपनी गया और वहां मैनेजर से शर्लॉक को जैक क्रूक का नाम पता चला। तो इसे सुन जैक अपना गुनाह कन्फेस करता है और बताता है कि वो और एमिली शिप के सफर के दौरान एक दूसरे के करीब आ गए थे
और इसीलिए एमिली के इंग्लैंड जाने के बाद जैक अकेला पड़ गया। उसे बर्निंग डिजायर थी कि वो एमिली से एक बार फिर मिले और कई सालों की कोशिशों के बाद वो एक दिन आ ही गया जब जैक एमिली की खिड़की से एमिली से मिलने पहुंचा। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। इन्हें इनका वो सालों पुराना प्यार वापस याद आ गया। तभी जैक ने नोटिस किया कि एमिली शादी के बाद उतनी खुश नहीं थी जितना खुश उसने उसे शिप में आखिरी बार देखा था। तभी उस कमरे में एमिली का हस्बैंड यूस्टिस आ जाता है और एमिली को जैक के साथ देखकर बगैर इनकी कोई बात सुने एमिली को मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद जैक और यूस्टिस की लड़ाई होती है। तब तक इधर मेड ने आकर एमिली को संभाल लिया था। यहाँ लड़ाई के बीच जैक यूस्टिस की हत्या कर डालता है। यूस्टिस वैसे भी एमिली पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए ये तीनों फैसला करती हैं कि ये इस हत्या को चोरी का नकाब देंगे और फिर इन तीनों ने ऐसा ही किया। तभी वहाँ शर्लॉक से मिलने मिस एमिली आती है। एमिली पूरी तरह तैयार होकर आई थी जैसे वो कहीं जाने वाली हो। एमिली जैक को बताती है कि उसे किसी ने टेलीग्राम भेजकर यहाँ ऐसे आने बोला था। तो शर्लॉक बताता है वो टेलीग्राम भेजने वाला आदमी मैं ही हूँ। मैं तुम दोनों को यहाँ से भागने के पूरे 24 घंटे देता हूँ। इतनी देर तक हमारी पुलिस तुम्हें ढूंढने नहीं आएगी। इसे सुनिए दोनों शर्लॉक का थैंक्स करती हैं क्योंकि शर्लॉक ने इन्हें माफ कर दिया था और अब ये दोनों दूसरे देश जाकर दूसरी आइडेंटिटी के साथ खुशी खुशी रहेंगे। इतना दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड होता है। हमारे 5th एपिसोड का नाम है द प्रायोरी स्कूल। इस एपिसोड में वॉटसन और शर्लॉक बहुत सारे केसेस एक साथ आने की वजह से परेशानी में थे। तभी इनके कमरे में इनका एक क्लाइंट रास्ते पर हाँफते हुए पहुंचता है और आते ही बेहोश हो जाता है। आगे डॉक्टर वॉटसन उस क्लाइंट को होश में लाते हैं। होश में आने वक्त तक शर्लॉक होम्स ने क्लाइंट के बारे में सब पता कर लिया था, जैसे उसका नाम डॉक्टर हक्सटेबल है। पेशे से वो एक बहुत बड़े स्कूल का प्रिंसिपल है और ठीक 3 दिन पहले हक्सटेबल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे हक्सटेबल की जिंदगी पूरी एकदम से पलट चुकी है। इसे सुन हक्सटेबल हैरान होता है कि होम्स को बगैर बताए इतना सब पता कैसे चला। तो होम्स कहता है आपके पहनावे से साफ झलकता है कि आप किसी बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बहुत अनुशासित भी। लेकिन ऐसे अनुशासित व्यक्ति की अगर हल्की सी भी बियर्ड ज्यादा उग आए तो उससे समझ जाना चाहिए कि उसके हालात ठीक नहीं चल रहे और आपकी बियर्ड बस हल्की सी विजिबल है, मतलब आपकी परेशानी 3 या 4 दिन पहले शुरू हुई थी। तो इसे सुन हक्सटेबल बड़ी बेसब्री के साथ अपना वो कारण बताता है जिस वजह से वो इतना परेशान था। दरअसल हक्सटेबल एक बहुत बड़े प्रायोरी स्कूल का प्रिंसिपल है जिसमें बड़े बड़े अमीर घरों के रईस बच्चे पढ़ने आती हैं। लेकिन 3 दिन पहले उनके स्कूल से एक बच्चा गायब हो गया। समस्या ये है कि वो बच्चा मल्टी मिलियनर ड्यूक लॉर्ड विलियम का बेटा है। विलियम अमीर होने के साथ साथ बहुत अकेले रहने वाला व्यक्ति है। उसने अपने बेटे चार्ल्स के गायब होते ही ये ऐलान कर दिया कि जो भी उसे सही सलामत ढूंढेगा वो उसे $6000 देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चार्ल्स ज्यादा दिनों तक किडनैपर के पास जिंदा बच पाएगा क्योंकि किडनैपर ने फिरौती के पैसों की अभी तक कोई डिमांड नहीं की है और हो सकता है कि किडनैपर का मकसद उसकी जान लेना हो। शर्लॉक कहता है आपको किसी पर शक है? हक्सटेबल कहता है जी हाँ मिस्टर होम्स, दरअसल चार्ल्स के साथ साथ हमारे स्कूल का एक जर्मन प्रोफेसर हैरी हाइड डैंगर भी अचानक से गायब हो गया था। मुझे शक है कि हैरी ने ही चार्ल्स को अबडक्ट किया है, वो भी अपनी साइकिल से, क्योंकि हैरी की साइकिल भी हमारे स्कूल ग्राउंड से मिसिंग थी। शर्लॉक कहता है चलो आपकी बात मान भी लेते हैं कि हैरी ने ही चार्ल्स की किडनैपिंग की है, लेकिन फिर वो चार्ल्स के मुंह हाथ को बगैर पकड़े आसानी से अपने साथ साइकिल में बिठाकर कैसे ले जाएगा। हक्सटेबल थ्योरी लगाता है कि शायद हैरी चार्ल्स को उठाकर अपने साथ ले गया और बाद में पुलिस को धोखा देने के लिए उसने अपनी साइकिल कहीं हाइड कर दी। तो यहाँ शर्लॉक को हक्सटेबल का दिमाग देखकर तरस आने लगता है क्योंकि अगर हैरी जैसा प्रोफेसर किडनैपिंग भी करेगा तो वो खुद की ही साइकिल ग्राउंड से गायब करके खुद के लिए नकली एविडेंस क्यों बनाएगा।
यहाँ शर्लॉक भाप लेता है कि अगर उसने ये केस लेने से मना कर दिया तो हक्सटेबल अपनी नादानी से किसी गलत इंसान को दोषी बना बैठेगा या फिर चार्ल्स नाम का वो स्टूडेंट हमेशा के लिए मिसिंग हो जाएगा। इसलिए शर्लॉक ये केस लेने मान जाता है, जिसे सुन मिस्टर हक्सटेबल को बहुत खुशी मिलती है। शर्लॉक हक्सटेबल से चार्ल्स की डिटेल्स पूछता है तो वो बताते हैं कि चार्ल्स 9 साल का छोटा बच्चा है। वैसे तो वो बहुत खुशमिजाज लड़का था, लेकिन अपने परिवार को लेकर बहुत टेंशन में रहता था, क्योंकि उसके फादर सर विलियम ने जिस औरत से शादी की थी और जो चार्ल्स की माँ है, वो विलियम से अलग होकर अपने फादर के साथ रहने चली गई। शर्लॉक पूछता है, और आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? हक्सटेबल बताता है, मिस्टर जेम्स से, वह विलियम के सेक्रेटरी हैं। आगे हक्सटेबल के साथ शर्लॉक और वॉटसन नॉर्थ की तरफ निकल पड़ती हैं, जहां हक्सटेबल का बड़ा सा बोर्डिंग स्कूल था। इसके अंदर जाकर शर्लॉक चार्ल्स के कमरे की तहकीकात करता है। यहाँ टेबल के ऊपर एक एनवलप था, लेकिन इस एनवलप के अंदर से लेटर्स ही गायब थे। शायद लेटर्स को किडनैपर किडनैपिंग के वक्त अपने साथ ले गया। तभी शर्लॉक कहता है, मुझे इसके साथ जुड़ा हुआ साइड वाला कमरा देखना है। तो इसके बाद ये लोग उस कमरे में जाते हैं। ये रूम 2 स्टूडेंट्स का था। इनमें से एक स्टूडेंट बताता है कि उसे चार्ल्स के कमरे की छोटी सी छोटी आवाज साफ सुनाई देती थी, यहाँ तक कि उसके रोने की भी। दरअसल चार्ल्स हर रात अपने मॉम को मिस करके रोता था, लेकिन 3 दिन पहले यानी किडनैपिंग के दौरान उसके कमरे से कोई आवाज नहीं आई, ना ही वो एक बार भी रोया। स्टूडेंट की इस बात को सुन शर्लॉक एकदम से बाहर निकलता है, और तभी शर्लॉक की मुलाकात विलियम और उसके सेक्रेटरी मिस्टर जेम्स से होती है। यहाँ जेम्स इस बात से खफा था कि हक्सटेबल ने इस केस में शर्लॉक होम्स को क्यों शामिल किया। शर्लॉक के जुड़ने से ये केस और ज्यादा पब्लिक हो जाएगा, लेकिन इधर शर्लॉक विलियम और उसके सेक्रेटरी को पूरी गारंटी देता है कि वो इस केस को एक हाथ से सॉल्व करेगा और दूसरे हाथ को भनक भी नहीं लगेगी। तो इस जवाब को सुन विलियम शर्लॉक से इम्प्रेस होकर उससे वादा करता है कि अगर शर्लॉक ने उसके बेटे को जिंदा ढूंढ निकाला तो वो उसे 6000 पाउंड का इनाम देगा और यहाँ इनकी खातिरदारी भी करेगा। आगे शर्लॉक केस की तहकीकात बढ़ाते हुए स्कूल के मैथ प्रोफेसर जॉर्ज से मिसिंग प्रोफेसर हैरी के बारे में जांच करती हैं, क्योंकि जॉर्ज और हैरी खास दोस्त थे। तो जॉर्ज बताते हैं कि हैरी जर्मन टीचर होने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन साइकिलिस्ट भी था। उसके अंदर साइकिल को घोड़े से भी तेज चलाने की फुर्ती थी। शर्लॉक पूछता है, आपने प्रोफेसर हैरी को आखिरी बार कब देखा था? जॉर्ज बताता है, जब वो अपने कमरे में सोने जा रहे थे, वो भी रात के 11 बजे। लेकिन जहाँ तक कि मैं उनसे वाकिफ हूँ, उनकी आदत थी कि वो कभी भी 1 बजे से पहले नहीं सोते थे। आगे रात में स्कूल के सभी प्रोफेसर्स डिनर कर रहे थे, वहीं वॉटसन और शर्लॉक होम्स भी इस डिनर में शामिल थे। तभी अचानक प्रिंसिपल हक्सटेबल शर्लॉक पर भड़क उठती हैं, क्योंकि शर्लॉक ने आज का पूरा दिन बर्बाद किया। उसने एक सुराग तक नहीं ढूंढा कि उनके स्टूडेंट चार्ल्स के साथ आखिर हुआ क्या। तो यहाँ शर्लॉक हक्सटेबल के गुस्से का जवाब एकदम शांति से देता है और उन्हें अपने साथ प्रोफेसर हैरी के कमरे में इनवाइट करता है। शर्लॉक हक्सटेबल को एक्सप्लेन करते हैं कि हैरी गायब होने से ठीक पहले रात 11 बजे अपने कमरे में सोने गया था। हैरी को कभी भी 1 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, यानी हैरी के पास 2 घंटे थे। इन 2 घंटों में हैरी ने अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करते वक्त हैरी की मोमबत्ती पूरी तरह पिघल गई। तब हैरी दूसरी कैंडल लेने डेस्क से उठा, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कैंडल भी नहीं मिल रही थी। इसीलिए हैरी ने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया और तभी हैरी ने बाहर चार्ल्स को देखा। चार्ल्स उस वक्त स्कूल की छत से भागते हुए रिवर के पास किसी से मिलने जा रहा था। इसे देखते ही हैरी भी चार्ल्स के पीछे भागा। शर्लॉक बताता है कि हैरी की टेबल के पास मिली ये टूटी हुई वाइन ग्लास और खुली हुई विंडो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि हैरी चार्ल्स को स्कूल से निकलता हुआ देख बहुत जोर से भागा होगा, जिससे टेबल से खसक कर ये वाइन ग्लास टूट गई होगी। अगली सुबह शर्लॉक और वॉटसन स्कूल के पास वाले इलाके की जांच करते हैं। यहाँ शर्लॉक अंदाजा लगाता है कि मिस्टर हैरी को एक बच्चे का पीछा करने के लिए भला साइकिल की क्या जरूरत पड़ी होगी। इसका मतलब जरूर किडनैपर बच्चे को अपने घोड़े में बिठाकर ले जा रहा था और इसीलिए मिस्टर हैरी ने घोड़े का पीछा करने के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल किया।
तो इस तरीके से सोचकर ये दोनों घोड़े के पंजे के निशान ढूंढने लगती हैं। फिर बहुत ढूंढने के बाद वॉटसन शर्लॉक को बताता है कि इस पूरे इलाके में कहीं भी घोड़े का एक सिंगल निशान तक नहीं है। हर तरफ सिर्फ गाय के पंजों के निशान फैले हुए हैं और कोई भी किडनैपर गाय के ऊपर सवार होकर तो किडनैपिंग करने नहीं आएगा। ऐसा कहकर वॉटसन अपना मैप निकालता है और उसे देखने मिलता है कि इस पहाड़ी और दलदल वाले इलाके के बीच सिर्फ एक ही होटल था। तो आगे ये दोनों उस होटल में जाती हैं। होटल का मालिक रूबन हेस होता है। रूबन और उसकी वाइफ इस होटल को चलाती थी। होटल में जाने के दौरान शर्लॉक देखता है कि इन्होंने 2 घोड़े भी पाले हुए थे। आगे होटल में ये दोनों विलियम के बारे में बात करने लगते हैं। तब रूबिन बताता है कि वो खुद विलियम के लिए 15 साल पहले काम करता था, लेकिन विलियम ने उसे धक्के मारकर काम से बाहर निकाल दिया। तभी वॉटसन रूबिन के गर्दन में किसी के पंजे के घातक निशान देखता है। तब रूबिन झूठ बोलता है कि उसे ये निशान कुत्ते का पंजा लगने से आए थे। ऐसा कहकर रूबिन चला जाता है, लेकिन वॉटसन एक डॉक्टर होने के नाते जानता था कि किसी भी जानवर के पंजों के बीच इतना ज्यादा गैप नहीं हो सकता। मतलब ये पंजा रूबिन को जरूर सर विलियम ने मारा होगा जब वो रूबिन को काम से निकाल रहे होंगे। तभी रूबिन की वाइफ इन्हें खाना सर्व करने आती है और यहाँ शर्लॉक रूबिन की वाइफ के जाते ही वॉटसन को बताता है कि रूबिन की वाइफ पर जरूर कोई जुल्म हो रहा है। वो डरी सहमी सी हुई है और रूबिन शायद उसे रोज मारता है। आगे शर्लॉक और वॉटसन रूबिन के घोड़े उधार लेकर वापस लौटते हैं क्योंकि जमीन बहुत कीचड़ भरी थी। तभी शर्लॉक को रास्ते में एक थ्योरी सूझती है कि किलर ने जरूर घोड़े के पैरों में काऊ शूज फिट किए होंगे, जिससे घोड़े के पंजों के निशान किसी गाय जैसे आने लगे। लेकिन ये काम रूबिन जैसा गवार आदमी नहीं कर सकता। ये किसी पढ़े लिखे इंजीनियर का काम है और ऐसे सेम काऊ वाले शूज शर्लॉक ने सर विलियम के केस में रखे हुए देखे थे। तभी रास्ते में शर्लॉक को एक चोटी की तरफ कुछ गिद्ध उड़ते हुए दिखते हैं। इसे देख शर्लॉक समझ जाता है कि उस चट्टान के पीछे किसी की लाश है। फिर ये दोनों जाकर देखते हैं तो ये लाश प्रोफेसर हैरी की निकलती है। वॉटसन कुछ देर जांच करके बताता है कि हैरी को किसी ने गला घोंटकर मारा था। इसी के पैरेलल में सीन किडनैपर पर शिफ्ट होता है और यहाँ हम देखते हैं कि किडनैपर विलियम का सेक्रेटरी जेम्स था और जेम्स ने चार्ल्स को रूबिन के होटल में छिपा रखा था। आगे शर्लॉक को इस होटल तक पहुंचने में देरी हो जाती है और तब तक जेम्स चार्ल्स के साथ बग्गी में वहां से जा चुका होता है। शर्लॉक और वॉटसन जब होटल के अंदर घुसते हैं तो इन्हें रूबिन की वाइफ बंधी हुई मिलती है। दरअसल रूबिन जबरदस्ती अपनी वाइफ को फोर्स किया करता था ताकि वो चार्ल्स के बारे में किसी को ना बताए कि वो उसी के होटल में है। शर्लॉक रूबिन की वाइफ से जेम्स के बारे में पूछता है कि वो चार्ल्स को लेकर कहाँ गया होगा, तो रूबिन की वाइफ बिलबेरी कॉटेज का नाम बताती है। इसे सुन शर्लॉक साइकिल लेकर विलियम के घर की ओर निकल पड़ता है। वहीं वॉटसन को बिलबेरी कॉटेज की तरफ चार्ल्स को ढूंढने रवाना कर देता है। आगे शर्लॉक विलियम के ऑफिस में पहुंचकर उसे बताता है कि आपके बेटे को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप ही का सेक्रेटरी है, या फिर यूं कहूँ कि आप ही का बड़ा बेटा जेम्स था जो अब तक आपका सेक्रेटरी बनने का नाटक कर रहा था और असल में आप जेम्स के फादर हैं। आप दोनों जब खड़े होती हैं तो चेहरा भी आराम से मैच कर जाता है। इसे सुन विलियम एकदम से भड़क उठता है, लेकिन फिर उसे असलियत माननी पड़ती है। विलियम बताता है कि मैंने अपनी जवानी के दिनों में एक औरत से सच्चे दिल से प्यार किया था। हम दोनों का रिलेशन भी सालों साल चला, लेकिन किसी रीजन की वजह से उस लेडी ने मुझसे शादी नहीं की और जेम्स को मुझे सौंप दिया। यहाँ शादी ना होने की वजह से मैं जेम्स का दुनिया वालों की नजरों से छिपा कर ख्याल रखने लगा और फिर मैंने दूसरी शादी मैरी से की, जिससे मेरा दूसरा बेटा चार्ल्स हुआ। खैर, मैंने चार्ल्स को पालते वक्त ऐसा नोटिस किया कि जेम्स चार्ल्स से नफरत करने लगा था, क्योंकि चार्ल्स को वो सारा प्यार दुनिया के सामने मिलता था जो जेम्स को कभी नसीब नहीं हुआ। इसी जलन में जेम्स ने चार्ल्स की किडनैपिंग की। शर्लॉक विलियम को बताता है कि जेम्स ने चार्ल्स को किडनैप करने के लिए उसे ये लेटर भेजा कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाएगा और इसी लालच में बेचारा चार्ल्स उसके साथ चल पड़ा। यहाँ तक कि चार्ल्स रूबिन के होटल में भी चुपचाप रहा, ये सोचकर कि जेम्स इसी होटल में उसकी मुलाकात उसकी मॉम से करवाएगा, लेकिन असलियत में आज रात को जेम्स चार्ल्स का मर्डर कर देगा।
आगे विलियम पुलिस इंस्पेक्टर के साथ चार्ल्स को जेम्स के कब्जे से छुड़वाने जा रहा होता है कि तभी वॉटसन वहां पहुंचकर इन्हें बताता है कि उसने पूरा कॉटेज छान मारा, लेकिन उसे वहां जेम्स और चार्ल्स दोनों ही नहीं मिले। तभी विलियम को उसकी एक पुरानी खदान याद आती है जिसके बारे में उसने सिर्फ जेम्स को बताया था। आगे ये सभी उसी खदान के अंदर पहुंचती हैं। यहाँ ऊपर जेम्स और चार्ल्स दोनों थे। जेम्स चार्ल्स की तरफ उसे मारने ही बढ़ रहा था कि तभी जेम्स का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन इस सब के बीच चार्ल्स को बचा लिया गया था। अगली सुबह विलियम शर्लॉक और वॉटसन को वो एक राज रिवील करता है जिसकी वजह से जेम्स ने चार्ल्स की किडनैपिंग की थी। असल में जेम्स को विलियम की पूरी जायदाद हड़पनी थी, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में जेम्स विलियम का सिर्फ मामूली सा सेक्रेटरी था, और भला कोई अपने बेटे को छोड़कर सेक्रेटरी के नाम पर पूरी जायदाद क्यों करेगा। इसलिए विलियम ने उस वक्त जेम्स को जायदाद देने से मना कर दिया। तब इस गुस्से के कारण जेम्स ने चार्ल्स की किडनैपिंग की ताकि विलियम को ब्लैकमेल करके अपने नाम पूरी जायदाद करवा सके। वहीं विलियम भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर विलियम इस किडनैपिंग को राज नहीं रहने देता और पुलिस को बता देता कि जेम्स ने ही विलियम को अगवा किया है, तो जेम्स उसके और विलियम के बीच का असली रिलेशन पूरी दुनिया को बता डालता, जिससे विलियम के रेपुटेशन की बहुत हानि होती। मतलब विलियम के लिए जेम्स का पकड़े जाना बहुत नुकसानदेह होता, और विलियम शुरुआत से ही जानता था कि चार्ल्स एकदम सेफ है, लेकिन फिर भी दुनिया की नजरों में खुद को परेशान दिखाने के लिए विलियम ने चार्ल्स को ढूंढने और किडनैपर को पकड़वाने पर 6000 पाउंड का इनाम रखा। मगर यहाँ विलियम सच में शर्लॉक को एक बड़ा सा चेक देता है, और ये चेक 6000 का नहीं बल्कि 12000 पाउंड का था। विलियम ने शर्लॉक को 12000 पाउंड इस राज को इसी कमरे तक रखने के लिए दिए थे, और शर्लॉक भी इस पर मान गया था। इतना दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं 6 एपिसोड की ओर, जिसका नाम है द एम्प्टी हाउस। दोस्तों, ये कहानी उस घटना के बाद की है जब शर्लॉक और मोरियार्टी एक साथ झील में कूदकर मर गए थे। शर्लॉक के गुजर जाने के बाद उसका साथी वॉटसन बेहद अकेला पड़ गया था। वॉटसन को शर्लॉक की अक्सर याद आया करती थी। वॉटसन एक डॉक्टर भी थे, जिस कारण उन्हें क्राइम सीन में डेड बॉडी का मुआयना करने बुलाया जाता था। यहाँ इसी वजह से वॉटसन को इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ने बुलाया होता है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वॉटसन के आते ही उसे कमरे में मौजूद डेड बॉडी दिखाकर बताती हैं कि इस आदमी का नाम रोनाल्ड एज था, और ये अकेला अपनी इकलौती बहन जोआना के साथ इसी घर में रहता था कि तभी कल रात इसका किसी ने मर्डर कर दिया। हमें इसकी डेड बॉडी के पास से ये अजीब सी बुलेट मिली है। तो वॉटसन उस बुलेट को ध्यान से देखकर कमरे पर एक नजर दौड़ाता है, और तब वॉटसन को रोनाल्ड की मेज में बहुत सारे सिक्के फैले हुए दिखते हैं। इसे देख लेस्ट्रेड बताता है कि कल रात रोनाल्ड इन्हीं सिक्कों की गिनती कर रहा होगा, तभी उसे किसी ने मार डाला। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि रोनाल्ड मरने से एक रात पहले 4 लोगों के साथ ताश का गेम खेल रहा था। इन ताश के खेल में रोनाल्ड के पार्टनर थे उसके अंकल जॉन हार्डी। वहीं रोनाल्ड के अपोनेंट में मिस्टर मॉरे और कर्नल सेबेस्टियन खेल रहे थे। यहाँ सेबेस्टियन बार बार गेम जीतता जा रहा था, जिससे रोनाल्ड के पार्टनर मिस्टर जॉन को सारे पैसे भरने पड़ रहे थे, और यही चीज रोनाल्ड को अच्छी नहीं लगती। आगे रोनाल्ड दुखी मन से अपने घर वापस लौटता है और हिसाब करने लगता है कि उसे कितने पैसे अंकल जॉन को वापस करनी है, कि तभी रोनाल्ड की हत्या हो जाती है। यहाँ रोनाल्ड के मरने की आवाज सुन उसकी बहन जोआना उसके कमरे के पास पहुँचती है, लेकिन ये कमरा बाहर से लॉक था, इसलिए जोआना ने घर के नौकरों को बुलाकर कमरे को तोड़वाया, और तब जोआना को देखने मिला कि उसका भाई मर चुका है। इस वारदात को सुन वॉटसन कहता है, और कमरे में रोनाल्ड के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं था। लेस्ट्रेड बताता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन रोनाल्ड के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हो सकता है कि खूनी इसी खिड़की से अंदर आया, रोनाल्ड की हत्या की और फिर वापस खिड़की के रास्ते भाग गया। ऐसा कहकर लेस्ट्रेड जैसे ही खिड़की खोलता है तो इन्हें देखने मिलता है कि ये खिड़की बहुत ज्यादा ऊंचाई में थी और नीचे एक गार्ड हमेशा तैनात रहता था, और ऐसे में किसी बाहर वाले का अंदर आना और रोनाल्ड की हत्या करके भाग जाना लगभग नामुमकिन है। लेस्ट्रेड कहता है, अगर शर्लॉक जिंदा होता तो वो इस केस को चुटकियों में सॉल्व कर देता, लेकिन डॉक्टर वॉटसन भी खुद को शर्लॉक से कम नहीं आंकते थे। वो लेस्ट्रेड से डेड बॉडी को मॉर्चरी पहुंचाने कहती हैं,
ताकि उससे कुछ क्लू निकाल सके। आगे डॉक्टर वॉटसन को कोर्ट में पेश किया जाता है रोनाल्ड के डेड बॉडी की ऑटोप्सी बताने। इस कोर्ट में रोनाल्ड की बहन जोआना भी मौजूद थी, जिसे रोनाल्ड को खोने का सबसे ज्यादा गम था। खैर, इधर वॉटसन ऑटोप्सी से बस इतना पता कर पाया था कि रोनाल्ड को 4 या 5 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी और इसी कारण से गोली रोनाल्ड के माथे को चीर कर बाहर निकल गई। इसके बाद कटघरे में उन तीनों आदमियों के बयान लिए जाते हैं जिनके साथ रोनाल्ड मरने से पहले जुआ खेल रहा था। यहाँ सबसे आखिर में कर्नल सेबेस्टियन का बयान लिया जाता है। सेबेस्टियन बताता है कि रोनाल्ड ने कसिनो से निकलने से जस्ट पहले एक बार मुझसे मुलाकात की थी। उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया कि रोनाल्ड को गेम हारने से ज्यादा किसी इंसान का खौफ था। ऐसा खौफ इंसान की आंखों में तभी दिखता है जब वो अपने किसी पुराने दुश्मन को पहचान जाए। तो इन बयानों को सुनने के बाद जज इसी फैसले में पहुंचता है कि रोनाल्ड एस का किलर कोई बाहर का आदमी है। कोर्ट से निकलते वक्त वॉटसन बहुत परेशान था क्योंकि अब ये केस सुलझने की जगह और ज्यादा उलझ गया। तभी रास्ते में जाते वक्त वॉटसन की टक्कर एक खड़ूस बूढ़े बुक सेलर से होती है। वॉटसन उस बुक सेलर को उसकी बुक उठाकर देता है और फिर कैब लेकर बेकर स्ट्रीट की ओर निकल जाता है। आगे जब वॉटसन अपने कमरे में था तभी वॉटसन की मेड आकर बताती है कि आपसे मिलने एक बुजुर्ग आदमी आए हैं। वॉटसन कहता है कि फिलहाल वो किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन इतने में वो आदमी खुद वॉटसन के कमरे में घुस आता है। ये आदमी वही बुजुर्ग बुक सेलर था और इसकी सुबह से एक भी किताब नहीं बिकी थी। बुक सेलर वॉटसन से कहता है, कम से कम ये किताबें आपके शेल्फ को भरने में मदद करेंगी। देखिए आपका शेल्फ कितना खाली है। तो इसे सुन वॉटसन जैसे ही अपने खाली शेल्फ को देखकर पीछे मुड़ता है तो उसे अपने सामने बुक सेलर की जगह शर्लॉक होम्स दिखते हैं। इसे देख वॉटसन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो उसी पल बेहोश हो जाता है। आगे शर्लॉक वॉटसन को किसी तरह होश में लाता है। यहाँ वॉटसन शर्लॉक को अपने सामने जिंदा देख बहुत खुश था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शर्लॉक आखिर उस झील में गिरने से जिंदा कैसे बचा। तो शर्लॉक बताता है वो झील में कभी गिरा ही नहीं था, लेकिन हाँ, जब शर्लॉक झील के पास पहुंचा था तब उसे मोरियार्टी को अपने सामने देख समझ आ गया था कि अब उसके जिंदा रहने के चांसेस काफी कम हैं। इसीलिए शर्लॉक ने मोरियार्टी से लड़ने से पहले 5 मिनट की मोहलत मांगकर अपने साथी वॉटसन को आखिरी लेटर लिखा। इसे सुन वॉटसन शर्लॉक को दिखाता है कि उसने शर्लॉक का लिखा वो आखिरी लेटर फ्रेम करवाकर अब तक अपने पास रखा है। शर्लॉक आगे बताता है कि झील के किनारे लेटर छोड़ने के बाद मोरियार्टी ने बगैर एक भी पल गवाए शर्लॉक पर हमला किया। शर्लॉक को एक समय के लिए तो ऐसा लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन फिर शर्लॉक ने हिम्मत करके बैरिस्टो नाम की जापानीज कला का इस्तेमाल करके मोरियार्टी को अकेली ही झील में फेंक दिया। इसे सुन वॉटसन कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर तुम मोरियार्टी को मारने के बाद इतने समय तक छिपे क्यों रहे? शर्लॉक बताता है क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। जैसा कि तुम जानते हो वॉटसन, मोरियार्टी कोई ऐसा वैसा गुंडा नहीं बल्कि गुंडों का सरताज हुआ करता था और मुझे अच्छे से पता था कि मोरियार्टी को मारने के बाद मोरियार्टी का कोई एक ना एक आदमी मुझे मारने जरूर आएगा, इसलिए बेहतर था कि मैं खुद ही मरने का नाटक करूं। वॉटसन कहता है अगर तुम मरे नहीं थे तो कम से कम तुम्हारे फुटप्रिंट्स तो मिलने चाहिए थे, लेकिन झील के पास सिर्फ 2 लोगों के जाने के फुटप्रिंट्स थे, लेकिन आने का एक भी फुटप्रिंट नहीं। शर्लॉक बताता है कि उसने खुद ही झील से निकलते वक्त अपने फुटप्रिंट्स घुटनों का इस्तेमाल करके या फिर जूतों से रगड़ रगड़ कर मिटा दिए थे ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर पाए। इतना करने के बाद शर्लॉक किसी तरह चट्टान के ऊपर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। इसी बीच शर्लॉक ने देखा कि सामने वॉटसन उसे आवाज लगा रहा है। इसे देख शर्लॉक को एक पल के लिए ख्याल आया कि वो वॉटसन को सब बता दे, लेकिन फिर भी शर्लॉक ने ऐसा नहीं किया। फिर वहां चट्टान के पास स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ऑफिसर्स पहुंचे और इन सभी ने समझ लिया कि शर्लॉक मर चुका है, लेकिन शर्लॉक ये सब होते हुए इन सभी को चट्टान में छिपकर देख रहा था।
खैर सभी के वहां से निकलने के बाद शर्लोक चट्टान से निकलकर जंगल की तरफ पहुंचा और जंगल की तरफ आते ही शर्लोक पर किसी ने गन से हमला करने की कोशिश की। शर्लोक ने किसी तरह देखा तो वहां सामने मोरियार्टी का एक आदमी गन के साथ खड़ा था। इसे देख शर्लोक कुछ देर वहीं छिपा रहा और फिर सही मौके को देखकर उस जंगल से भाग निकला और आज इतने दिनों के बाद शर्लोक यहाँ वॉटसन के सामने मौजूद है। शर्लोक बताता है कि मेरे जिंदा रहने की असलियत मेरे और मोरियार्टी के कुछ चमचों के अलावा सिर्फ मेरे भाई माइक्रॉफ्ट होम्स को ही पता थी और वही मेरे रहने और खाने पीने का बंदोबस्त किया करता था। मुझे इस बीच कई बार ख्याल आया कि मैं तुम्हें भी सारी असलियत बता दूं, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो तुम इस बात को ज्यादा समय तक राज नहीं रख पाती और तुम्हारे हाव भाव से भी दुश्मनों को पता चल जाता कि शर्लोक अपने घर वापस लौट आया है, इसलिए ये सारा नाटक करना जरूरी था। खैर शर्लोक ने इतने समय तक छिपकर ये पता लगा लिया था कि उसके पीछे मोरियार्टी के दो दुश्मन हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा जासूस है और हमेशा शर्लोक के घर के बाहर ही खड़ा रहता है। आज उसने शर्लोक को उसके घर पहुंचते हुए भी देख लिया था। शर्लोक ने घर आकर सबसे पहले अपनी लैंडलेडी मिस हडसन को हैरान किया और फिर अपना भेष बदलकर डॉक्टर वॉटसन को। इतना बताकर शर्लोक सोने चला जाता है क्योंकि कई महीनों तक छिपते रहने की वजह से वो ढंग से सो भी नहीं पाया था। आगे रात में शर्लोक और वॉटसन एक खाली मकान के अंदर पहुंचते हैं। वॉटसन पूछता है, हम दोनों किस जगह हैं होम्स? होम्स बताता है, वहीं जहां हमें होना चाहिए। ये मकान हमारे घर के ठीक सामने वाला मकान है। जरा खिड़की से झांक कर देखो, तुम्हें क्या दिखता है? इसे सुन वॉटसन उस मकान की खिड़की के पास जाकर देखता है। यहाँ उसे दूर से बेकर स्ट्रीट की खिड़की पर एक दूसरे शर्लोक होम्स की परछाई दिख रही थी। शर्लोक कहता है, हैरान मत हो, ये मैं नहीं, मेरे जैसा दिखने वाला मोम का पुतला है जिसे बुक सेलर का भेष बनाकर मैं ही बेकर स्ट्रीट लाया था। दरअसल मैं जब बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो मैंने देखा कि खिड़की के बाहर मोरियार्टी का एक आदमी पार्कर लंबे समय से वहीं खड़ा था। उस आदमी ने मुझे तब भी देखा होगा जब मैं अपने घर के अंदर घुसा था, लेकिन मुझे पता है कि पीटर वो मेन आदमी नहीं है जिसने मुझ पर जंगल में हमला किया था। पीटर बस उसके अंडर काम करने वाला एक मामूली सा जासूस है और आज रात मेन आदमी मुझे मारने पहुंचेगा, लेकिन हम इस खिड़की से उस पर नजर रखकर उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तभी वॉटसन देखता है कि शर्लोक का स्टैचू अपने आप ही हिल रहा था। तो शर्लोक बताता है कि उस स्टैचू को मिस हडसन हिला रही हैं, क्योंकि अगर स्टैचू एक ही जगह रुका रहा तो उसके दुश्मनों को पता चल जाएगा कि ये नकली शर्लोक होम्स है। तभी इन्हें इस कमरे में किसी के घुसने की आवाज आती है और ये दोनों उस कमरे की दीवार के पास छिप जाती हैं। आगे उस कमरे में एक आदमी एंटर करता है और जहां ये दोनों खड़े थे उसी खिड़की के पास आकर अपनी एयर गन लोड करके शर्लोक के पुतले पर निशाना साध कर जैसे ही गोली चलाता है वैसे ही शर्लोक और वॉटसन उस आदमी को पकड़ लेती हैं। और यहाँ हमें देखने मिलता है कि ये आदमी कर्नल सेबेस्टियन था। यहाँ सेबेस्टियन इन दोनों पर भारी पड़ता है और एक मोड़ पर सेबेस्टियन शर्लोक होम्स को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ इंस्पेक्टर लेस्ट्रेट और उसके साथी आकर होम्स को बचा लेती हैं। सेबेस्टियन पकड़े जाने पर पूछता है, आखिर तुम लोगों ने मुझे किस बेसिस पर अरेस्ट किया है? लेस्ट्रेट कहता है, तुमने शर्लोक को मारने की कोशिश की है, इसी बेसिस पर। शर्लोक कहता है, नहीं, तुम्हें इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि तुमने ऐसी ही खुली खिड़की से 20 तारीख की रात को रोनाल्ड एस की हत्या की थी। शर्लोक की ऐसा कहती ही मूवी अगले दिन शिफ्ट होती है। यहाँ शर्लोक वॉटसन को कर्नल सेबेस्टियन की गन दिखाकर बताता है कि इस गन की बनावट बहुत काबिले तारीफ है। इसे जर्मन मैकेनिक वॉन हर्डर ने मोरियार्टी के ऑर्डर पर बनाया था। जरा देखो, इस गन से चलाई गोली ने पुतले का क्या हाल किया है। ऐसा कहकर शर्लोक वॉटसन से अपनी क्रिमिनल बायोग्राफी की डायरी मंगवाता है। इस डायरी में शर्लोक उसके सभी दुश्मनों और क्रिमिनल्स की पहचान और डिटेल्स लिखता था। शर्लोक इस डायरी में कर्नल सेबेस्टियन का नाम खोजने कहता है। तब वॉटसन सेबेस्टियन के नाम के नीचे लिखा देखता है कि सेबेस्टियन पूरे लंदन शहर का दूसरा सबसे खतरनाक आदमी था।
शर्लॉक बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि सेबेस्टियन के पास किसी भी निशाने को दूर से मार डालने का हुनर है और उसका निशाना आज तक एक बार भी मिस नहीं हुआ। जब मुझे खबर मिली कि रोनाल्ड एयर्स की हत्या गोली लगने से हुई है और पूरी वारदात में रोनाल्ड के घर की खिड़की खुली हुई थी, तो मैं उसी पर समझ गया कि रोनाल्ड की हत्या कर्नल सेबेस्टियन ने करी होगी और इसीलिए मेरे लिए यही सही समय था लंदन शहर में खुद को फिर से स्थापित करने का। वॉटसन कहता है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आखिर कर्नल सेबेस्टियन जैसे खतरनाक आदमी ने रोनाल्ड एयर्स की हत्या क्यों की? शर्लॉक कहता है, इसका जवाब तुम खुद सोचो, आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने क्या क्या सीखा है। वॉटसन बताता है, मेरे हिसाब से रोनाल्ड ने ताश का गेम हारते वक्त ये ऑब्जर्व कर लिया होगा कि कर्नल सेबेस्टियन ने गेम में चीटिंग की है और यही बात रोनाल्ड ने सेबेस्टियन को अकेले में बताकर उसे धमकाया कि अगर सेबेस्टियन ने जीते हुए आधे पैसे उसे नहीं दिए तो वो सेबेस्टियन की ट्रिक कसिनो के मालिक को बता देगा और इसके बाद से सेबेस्टियन हर कसिनो से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। बस इस धमकी के मिलने के बाद सेबेस्टियन घबरा गया और उसने अपनी एयर गन से निशानेबाजी का इस्तेमाल करके रोनाल्ड को मौत के घाट उतार डाला। शर्लॉक कहता है, बिल्कुल सही वॉटसन, आज तुमने पहली बार बगैर किसी गलती के सही अनुमान लगाया है। तभी उस कमरे में मिस हडसन कॉकटेल की बोतल लेकर आती हैं और यहाँ ये तीनों शर्लॉक होम्स की वापसी की खुशी में कॉकटेल एंजॉय करते हैं। इतना दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड होता है। अब बढ़ते हैं शर्लॉक होम्स के आखिरी और 7वें केस की ओर, जिसका नाम है द 6 नेपोलियंस। एपिसोड की शुरुआत में शर्लॉक, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड ये तीनों एक ही कमरे में बैठकर बोर हो रहे थे। तब इस बोरियत को दूर करने के लिए लेस्ट्रेड इन्हें हाल ही में हुई एक साधारण सी घटना बताता है। लेस्ट्रेड को खुद समझ नहीं आ रहा था कि भला कोई आम आदमी ऐसा क्यों करेगा। दरअसल 4 दिन पहले मॉर्स हडसन के एक बहुत बड़े मूर्तियों की दुकान में किसी ने चुपके से आकर नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मॉर्स हडसन जब तक वहां पहुंचे वो आदमी वहां से भाग चुका था। लेकिन कल रात इससे भी अजीब वाकया हुआ ये कि सेम वही आदमी डॉक्टर बर्नीकॉट के कमरे में कांच तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन कुछ चोरी करने की बजाय वो आदमी डॉक्टर के कमरे से नेपोलियन की मूर्ति चुराकर घर से बाहर आया और फिर उस मूर्ति को तोड़ कर उसके बचे हुए टुकड़े डॉक्टर के घर के दरवाजे के बाहर ही छोड़ दिए। उसी रात उस घुसपैठिए ने डॉक्टर बर्नीकॉट के क्लिनिक में रखी दूसरी नेपोलियन की मूर्ति भी बेरहमी से तोड़ डाली। मेरे ख्याल से ये काम किसी सरफिरे या फिर पागल किस्म के आदमी का है। तब वॉटसन भी इस बात से सहमत होकर कहता है कि बिल्कुल यही बात है। मैंने अपने डॉक्टरी करियर में ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज के पीछे पागल हो उठता है। मेरे ख्याल से ये सब किसी ऐसे सरफिरे आदमी का काम होगा जिसने नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास को इतना पढ़ा कि वो उसकी हर मूर्तियों से नफरत करने लगा। शर्लॉक कहता है, वॉटसन, अगर ये किसी सरफिरे या पागल आदमी का काम होता तो क्या उसके अंदर इतनी भी समझ होती कि वो मूर्ति को घर से बाहर ले जाकर तोड़ता ताकि उसके टूटने के शोर से डॉक्टर की नींद ना खुल जाए? नहीं, क्योंकि पागल या सरफिरे लोग कोई भी कदम उठाने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते। मेरे ख्याल से ये सब किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है। आगे कुछ समय बाद एक छोटा बच्चा इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के नोट के साथ शर्लॉक होम के एड्रेस पर पहुंचता है। इस नोट में लेस्ट्रेड ने लिखकर भेजा था कि शर्लॉक और वॉटसन जल्दी आकर उसे इस पते पर मिले। तो आगे ये दोनों लेस्ट्रेड के बताए एड्रेस पर पहुंचते हैं। इस जगह काफी लोगों की भीड़ थी। शर्लॉक इस भीड़ भाड़ में मैसेज बॉय को खड़ा देख समझ गया था कि घर के अंदर जरूर कोई मर्डर हुआ है, वरना छोटे मोटे हादसों में मैसेज बॉय किसी घर के करीब इतनी उत्सुकता से खड़े नहीं होते। अब ये दोनों कैब से उतरकर इस घर के अंदर जाते हैं तो अंदर आते ही इन्हें लेस्ट्रेड बताता है कि ये काम उसी पागल सनकी आदमी का है जिसके बारे में लेस्ट्रेड ने उन्हें सुबह बताया था। ऐसा कहकर लेस्ट्रेड शर्लॉक और वॉटसन को घर के मालिक मिस्टर हाकर से मिलवाता है। मिस्टर हाकर किसी न्यूज रिपोर्टिंग प्रेस में काम किया करते थे। हाकर इन दोनों को शुरुआत से वो पूरा हादसा बताते हैं जो उनके साथ कल रात हुआ था।
कल रात हाकर अपने डेस्क में बैठकर काम कर रहे थे कि तभी उन्हें कमरे के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। जब वह दूसरे कमरे में गए तो उन्होंने पाया कि उनके नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति टूटी हुई थी। जरूर इसे तोड़ने वाला आदमी सामने की खुली खिड़की से घुसा होगा। इसे देखकर हाकर अपने घर से बाहर निकले और यहाँ उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के ठीक नीचे किसी अनजान आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तभी उन्होंने एक आदमी के साए को खुद की तरफ बढ़ते हुए देखा। इस आदमी ने सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए थे। हाकर आगे बताता है कि उस आदमी के चेहरे पर बिल्कुल भी दया के भाव नहीं थे। अगर मैं उस पर जरा सी भी हरकत करता तो वो मुझे भी वहीं मार डालता, इसलिए मैं वहीं चुपचाप खड़ा रहा और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी खुद ब खुद वहां से चला गया। तो इसे सुन शर्लॉक उस खिड़की की तरफ झांकता है जहां से घुसपैठिया अंदर घुसा था। इस खिड़की को देख शर्लॉक अनुमान लगाता है कि घुसपैठिया जरूर 6 फीट का रहा होगा, क्योंकि उससे कम लंबाई वाला आदमी इतनी ऊंची विंडो तक छलांग लगाकर भी नहीं पहुंच सकता। अब शर्लॉक मॉर्चरी में उस आदमी की डेड बॉडी देखने पहुंचता है, जिसकी डेड बॉडी हाकर के दरवाजे पर मिली थी। शर्लॉक पूछता है क्या डेड बॉडी के कपड़ों से कुछ मिला, तो लेस्ट्रेड बताता है ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक आदमी की तस्वीर मिली है। वॉटसन इस तस्वीर को देख फौरन बता देता है कि इस तस्वीर को आधा फाड़ा गया था और तस्वीर की दाहिनी तरफ किसी और इंसान की भी फोटो थी। शायद वो फोटो इसी मरे हुए आदमी की रही होगी। इसे देख शर्लॉक उस अनजान आदमी की लाश को अच्छे से चेक करता है और उस आधी फटी हुई फोटो को भी अपने साथ ले चलता है। आगे हम मिस्टर मॉस हडसन को देखते हैं, जिनकी शॉप में 4 दिन पहले वो हत्यारा आकर नेपोलियन की मूर्ति तोड़कर गया था। यहाँ शर्लॉक हडसन को उस आदमी की जेब से मिली तस्वीर दिखाकर पूछता है क्या आप इसे जानते हैं, तो हडसन बताता है कि इस आदमी का नाम मार्कस है। इसने यहाँ 10 दिनों तक काम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन मात्र 1 हफ्ते काम करने के बाद ही ये कहीं डिसअपियर हो गया। इवन इसने 1 हफ्ते तक काम करने की अपनी फीस भी नहीं ली। वैसे मिस्टर होम्स, मुझे लगता है कि ये उन रेड रेप्लिकेंट्स लोगों का काम है। वही लोग नेपोलियन बोनापार्ट से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। शर्लॉक कहता है अगर ऐसा ही है तो उन मूर्तियों को तोड़ने वाला आदमी नेपोलियन की हर तरह की मूर्तियों को क्यों नहीं तोड़ रहा, बल्कि एक ही पैटर्न की अलग अलग मूर्तियों को बार बार क्यों तोड़ रहा है। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने सेम वैसी दिखने वाली मूर्ति किस किस को बेची थी? हडसन कहता है इस तरह की 6 मूर्तियाँ मेरे पास इम्पोर्ट हुई थी, जिनमें से मैंने 2 मूर्तियों को डॉक्टर को बेची थी। एक खुद मेरे शॉप में पड़ी हुई थी और बाकी की 3 मूर्ति मैंने किसे बेची वो जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। तब शर्लॉक मिस्टर हडसन को मामले की गंभीरता बताती हैं कि इस हादसे में एक आदमी की जान तक जा चुकी है। तब इसे सुन हडसन शर्लॉक की बात मानते हुए अपने रजिस्टर में चेक करके उसे बाकी के 3 कस्टमर्स का नाम बता देता है। इन नामों को जानकर शर्लॉक उस बिल्डिंग का भी एड्रेस पूछता है जहां से हडसन ने नेपोलियन की मूर्तियां इंपोर्ट कराई थी, तो हडसन इन्हें उस बिल्डिंग का भी एड्रेस दे देता है। आगे शर्लॉक उस बिल्डिंग के मैनेजर के साथ था और मैनेजर शर्लॉक को बता रहा था कि वह लोग इस बिल्डिंग में कैसे काम करते हैं। शर्लॉक देखता है कि इन मूर्तियों को आकार देने के लिए एक स्पेशल तरीके के चाकू का इस्तेमाल किया जाता था और इसी तरह के चाकू से उस अनजान आदमी का दरवाजे पर मर्डर हुआ था। यहाँ शर्लॉक काम करने वाले एक वर्कर को भी नोटिस करता है जो शर्लॉक की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। इसलिए शर्लॉक मैनेजर के साथ दूसरे कमरे में पहुंचकर उसे मार्कस की तस्वीर दिखाकर पूछता है क्या आपने इस आदमी को देखा है? तो यहाँ मार्कस का चेहरा देखते ही मैनेजर गुस्से से दहक उठता है और बताता है कि ये आदमी करीबन 1 साल पहले किसी नौजवान को चाकू मारकर भाग गया था और पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए ये इधर आकर इसी फैक्ट्री में काम करने लगा, लेकिन फिर भी पुलिस इसे पकड़कर अपने साथ ले गई। लेकिन क्योंकि जिस आदमी को मार्कस ने मारने की कोशिश की थी वो जिंदा बच गया था, इसलिए मार्कस को सिर्फ 1 साल की सजा हुई। उस सजा के बाद मार्कस कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ
मार्कस का कजन ब्रदर डंकन हमारे साथ काम करता है। दोस्तों, डंकन वही वर्कर है जो शर्लॉक की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। दूसरी ओर इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड शर्लॉक के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी शर्लॉक कमरे में आ जाता है। तब लेस्ट्रेड शर्लॉक को बताता है कि उसने मरने वाले आदमी की पहचान कर ली है। उस आदमी का नाम जॉन बेनुची था। जॉन इटली के खतरनाक मवालियों में से एक हुआ करता था और साथ ही वो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था। जरूर जिस आदमी ने जॉन की हत्या की है यानी मार्कस, वो भी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात रखता होगा, लेकिन उसने वहाँ के कुछ रूल्स तोड़ दिए होंगे और वहाँ से इधर लंदन भाग निकला होगा। वहीं जॉन मार्कस को ढूंढते हुए उसे मारने की इरादे से लंदन आया था। इसी कारण से जॉन के कपड़े में मार्कस की तस्वीर थी, लेकिन जब मार्कस जॉन को मारने गया तब पासा उल्टा पड़ गया और उल्टा मार्कस ने ही जॉन की हत्या कर दी। शर्लॉक कहता है, और इसमें उन नेपोलियन की मूर्तियों का क्या लॉजिक है जिन्हें मार्कस तोड़ रहा था। लेस्ट्रेड बताता है कि ये केस मेनली मर्डर का था होम्स, ना कि टूटी हुई मूर्तियों का। अब हमें बस इतना करना है कि मार्कस को उसकी तस्वीर के जरिए ढूंढ निकालना है। लेकिन शर्लॉक को यहाँ पूरा यकीन था कि वो कुछ न कुछ मिस कर रहा है, इसलिए अगले दिन तक शर्लॉक उस किलर और घुसपैठ ये जॉन बेनुची के बैकग्राउंड के बारे में जितना हो सके पता करता है। फिर शर्लॉक आधी रात को ही लेस्ट्रेड और वॉटसन को जगाकर उन्हें एक कस्टमर के घर चलने कहता है जिसने मिस्टर हडसन की शॉप से नेपोलियन की 5वीं मूर्ति खरीदी थी। लेस्ट्रेड पूछता है अगर किलर आज रात वहाँ चोरी करने नहीं आया तो। शर्लॉक बताता है तो हमें इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे शर्लॉक, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एक छोटी सी शेड में रुककर उस कस्टमर के घर की निगरानी कर रहे थे। यहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद वही शातिर चोर मार्कस कस्टमर के घर के पास दौड़ते हुए आता है और घर में रखी नेपोलियन की मूर्ति को अपने हाथ में उठाकर बहुत खुश होता है। यहाँ मार्कस घर से बाहर निकलकर उस मूर्ति को भी तोड़ डालता है, जिसे देखते ही शर्लॉक और उसके साथी झट से मार्कस को पकड़ लेते हैं। मार्कस के पकड़ाने के बाद शर्लॉक लेस्ट्रेड से कहता है, मैं आप दोनों को कल सुबह बताऊंगा कि नेपोलियन की इन मूर्तियों के पीछे क्या राज छिपा हुआ था। अगली सुबह लेस्ट्रेड और वॉटसन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शर्लॉक उन्हें शुरुआत से सारी वारदात बताए कि तभी शर्लॉक के कमरे में एक बुजुर्ग आदमी एंटर करते हैं। इस आदमी को इधर शर्लॉक ने ही बुलाया था। इनका नाम मिस्टर कॉर्नेकल होता है और यही वो आखिरी कस्टमर थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्ति खरीदी थी। यहाँ शर्लॉक कॉर्नेकल से इस मूर्ति को 10 पाउंड में खरीद रहा था, जबकि कॉर्नेकल ने ये मूर्ति मात्र 15 शीलिंग्स में काफी कम दाम में खरीदी थी। लेकिन फिर भी शर्लॉक इसे खरीद कर अपने पास रख लेता है और मिस्टर कॉर्नेकल से एक कागजात में दस्तखत भी ले लेता है। इसके मुताबिक ये मूर्ति शर्लॉक की है और इस मूर्ति पर किसी दूसरे का कोई अधिकार नहीं होगा। तो मिस्टर कॉर्नेकल को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह साइन करके अपने पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कॉर्नेकल के जाते ही शर्लॉक उनसे खरीदी नेपोलियन की मूर्ति को मेज में रखकर उसे एकदम से तोड़ डालता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस मूर्ति के अंदर एक बेहद बेशकीमती ब्लैक पर्ल था। इसे देख लेस्ट्रेड बताता है ये वही ब्लैक पर्ल है जो तकरीबन 1 साल पहले प्रिंस ऑफ कॉर्लेना के बेडरूम से चोरी हो गया था। शर्लॉक कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। दरअसल जैसे ही मुझे पता चला कि इस केस में मरने वाले आदमी का नाम जॉन बेनुची है, तो इसे जानकर मैंने बेनुची परिवार के बैकग्राउंड की छानबीन की और मुझे पता लगा कि असल में बेनुची की बहन लॉरेन प्रिंस ऑफ कॉर्लेना के घर की मेड थी और जरूर लॉरेन ने ही प्रिंस के घर ब्लैक पर्ल की चोरी की होगी। लेकिन लॉरेन इस ब्लैक पर्ल को अपने पास ज्यादा देर तक नहीं रख सकती थी, वरना वो पकड़ी जाती। इसलिए लॉरेन ने ब्लैक पर्ल मार्कस को सौंप दिया ताकि वो ब्लैक पर्ल को उसके भाई जॉन बेनुची के हवाले कर दे। यहाँ मैं बताता चलूं कि लॉरेन और मार्कस सीक्रेटली शादीशुदा थे, लेकिन मार्कस सबसे ज्यादा धोखेबाज निकला। उसने ब्लैक पर्ल जॉन को देने की बजाय उसे चाकू मारकर वहाँ से भाग गया और गलती से मूर्ति बनाने वाली बिल्डिंग में घुस आया। यहाँ मार्कस को पुलिस वाले जॉन पर हमला करने की वजह से ढूंढ रहे थे और मार्कस के पास काफी कम वक्त था ब्लैक पर्ल को छिपाने का। इसलिए मार्कस ने उस ब्लैक पर्ल को नेपोलियन की कच्ची मूर्ति के अंदर छिपा डाला। लेकिन उस वक्त वहाँ वैसी ही 6 और नेपोलियन की मूर्तियाँ बन रही थी।
खैर 1 साल बाद मार्कस जेल से छूटकर वापस आया और मिस्टर हडसन की दुकान में काम करने लगा। काम करते हुए मार्कस ने उन कस्टमर्स के बारे में पता कर लिया जिन्हें मिस्टर हडसन ने नेपोलियन की 6 मूर्तियां बेची थी। इनमें से 3 मूर्तियों को मार्कस ने आसानी से तोड़कर चेक कर लिया, लेकिन तीनों मूर्तियों में कुछ नहीं निकला। तब वो मिस्टर हाकर के घर चौथी मूर्ति तोड़ने गया और उसी रात उसका सामना जॉन बेनुची से हो गया। बेनुची सालों से बदले की आग में तड़प रहा था। बेनुची ने मार्कस को मारने की कोशिश की, लेकिन उल्टा मार्कस ने ही बेनुची को मार डाला और वहां से भाग गया। अब जाहिर सी बात है, नेपोलियन की सिर्फ 2 ही वैसी मूर्तियां बची थी, जिनमें से अगली मूर्ति को तोड़ने मार्कस फिर से अगले कस्टमर के घर गया, लेकिन वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। और बस इसी से मुझे क्लियर हो गया कि ब्लैक पर्ल इसी आखिरी वाली नेपोलियन की मूर्ति में होगी, जिसे मिस्टर कॉर्नेकल ने खरीदा था और अब कानूनी तौर से ब्लैक पर्ल हमारा हो चुका है। शार्लॉक की इस बात को सुन लेस्ट्रेड शार्लॉक से कहता है, तुम सच में एक जीनियस हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मूर्तियों के इस तरह टूटने के पीछे इतना बड़ा कारण रहा होगा। ऐसा कहकर लेस्ट्रेड वहां से चले जाते हैं और लेस्ट्रेड के जाते ही शार्लॉक अपना वायलिन बजाता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।